अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग मंडे। और सुबह ही सुबह आपका और हमारा साथ है। हफ्ते का आगाज़ है और अच्छी अच्छी खबरों से हम कोशिश करेंगे। सिर्फ हफ्ते का आगाज़ नहीं है, ठंड का भी आगाज़ हो ठंड का भी आगाज़ हो गया। अब आपको पता है कि रात के टाइम पर अच्छी खासी खुनकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा फील होती है, ठंड फील होती है, लिटरली ठंड फील होती है। और सुबह जब आप उठो ना तो आपको फील होता है कि अब सर्दी आ रही है। सर्दी आने नहीं वाली बल्कि सर्दी आ चुकी है। और उसके अलावा आप ये देखें कि पिछले हफ्ते तक ये था कि आप फिर भी फैन रात को चला लेते थे, गर्मी नहीं थी। हाँ। लेकिन अब बाकायदा फील होता है कि ठंड का आगाज हो चुका है। और वैसे अब होना भी चाहिए, नवंबर शुरू हो चुका है, नवंबर स्टार्ट हो चुका है। लेकिन उससे पहले बारिशें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि स्मॉग की वजह से इतनी ज़्यादा तबीयत सबकी ख़राब हो रही है। लेकिन सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है विंटर्स को लेकर। आपको पता है कि जैसे ही सर्दियाँ, गर्मियों के कपड़े पैक शैक किए और उसके बाद सर्दियों के कपड़े निकले, रज़ाइयाँ, अच्छा, अब बाहर भी आप निकले ना तो आपको जैकेट्स पहने लोग नजर आते हैं, जर्सी पहने लोग नजर आते हैं। तो इसका ये मतलब है कि अब ठंड का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। और उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि बच्चों के यूनिफॉर्म्स भी चेंज हुए हैं। हाँ, अब वो स्वेटर में आ जाएंगे या मोटे स्टफ वाले यूनिफॉर्म होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पंजाब हुकूमत की जानिब से जो स्मॉग इमरजेंसी लगाई गई है उसमें कहा जा रहा है कि बच्चे मास्क का इस्तेमाल करें और उसके बाद जो है वो जो स्वेटर है वो पहन कर कंप्लीट कवर करके ख़ुद को आएँ। लेकिन दूसरी जानिब अब जैसे ही जो ठंड बढ़ी है ना, जैसे अभी तो ठंड बढ़ी नहीं है, मतलब ठंड की आमद है, तो आपको पता है कि सबसे सस्ते और मयारी स्वेटर्स और जर्सीज और गर्म कपड़े, यस एग्जैक्टली, लंडा बाजार लोग रुख करते हैं वहाँ का कि एक जो अफोर्डेबल प्राइसेस में जो है। अच्छा, लेकिन अब गुज़िश्ता चंद अरसे में महंगाई इतनी ज़्यादा हुई है, हाँ। तो लंडा बाज़ारों में भी अब वो रेट्स हैं कि वो भी आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो। एग्जैक्टली, मतलब कि आप वैसे किसी शॉप में जाए ना तो आपको ऑलमोस्ट उसी के इक्वल इन बाज़ारों में भी रश आपको नज़र आएगा। हालांकि ये बनाए गए थे कि जो गरीब लोग हैं, एग्जैक्टली, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जाहिर है मौसम की शिद्दत से बचने के लिए उन्होंने खुद को कवर तो करना है ना, तो फिर उसके लिए ये लंडा बाजार बनाए जाते हैं कि हर कोई आसानी से अफोर्ड कर सके। लेकिन इनकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा है कि मामला जो है ना वो बड़ा मुश्किल है महंगाई की वजह से। और अब आम आदमी जो है वो लंडा बाजारों में भी जाकर ना महंगाई का शिकवा करता नजर आता है कि महंगाई ज़्यादा हो चुकी है, और हुई भी है। ये था जब वहाँ पे आम आदमी, क्या गरीब आदमी भी ले सकता था। अब ये चीज़ें उसकी भी कुव्वत खरीद से दूर हो चुकी है। खैर, अब हाइलाइट्स की जानिब बढ़ते हैं। हाइलाइट्स के बाद दोबारा सेगमेंट में वापस आते हैं। अर्ज़ पाक पुराम दुश्मनों के वार, सिक्योरिटी इदारे हरदम तैयार, अब बंद होगा दहशत का कारोबार। क्रिकेट का जारहाना अंदाज, बाबर 11 की अनोखी परवाज, क्या सेमीफाइनल का ख्वाब होगा शर्मिंदा ताबीर। नंबर्स नहीं ग्रेड, खत्म होगी एक एक नंबर की दौड़, अब कैसे बच्चों में पड़ेगा जोर। फलस्तीनी अवाम के खून से रंगीन हाथों को लेने के देने पड़ गए, क्या नेतन्याहू और जो बाइडन अपना इक़्तिदार बचा पाएंगे। और आपको बताएंगे कि अच्छा रिश्ता कैसे तलाश करें। तो जनाब ये थी हमारी हाइलाइट्स के बाद ये हाइलाइट्स। और अब हाइलाइट्स के बाद जरा कुछ अमन व अमान की बात करते हैं। तो आपको पता है कि गुज़िश्ता 2 रोज़ के अंदर हमारे मुल्क पर जो दहशत गर्दों ने एक दफ़ा दोबारा से बुज़दिलाना वार शुरू कर दिए हैं। और दोबारा से पाकिस्तान जब अमन की जानिब बढ़ता है ना तो पूरी दुनिया को ये अमन पाकिस्तान का खटकता है, ये अमन बर्दाश्त नहीं होता है। अच्छा, और हमने पूरी दुनिया से ज़्यादा ना जो आसपास के जो हमारे हमसाये ममालिक है ना उनको ज़्यादा खटकता है, अच्छा, और हमने पाकिस्तान की फोर्सेस ने, हमारे सिक्योरिटी इदारों ने और हमारे अवाम ने अमन की एक बहुत भारी कीमत अदा की है। 80,000 से ज़ायद जो आम शहरी हैं वो इन दहशत गर्दाना हमलों में शहीद हुए हैं। हमारे हज़ारों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। और उसके बाद आपको पता है कि ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब हुआ था APS के बाद, फिर रद्दुल फसाद हुआ था और अभी तक चल रहा है। अभी तक कोई ना कोई ऑपरेशन बॉर्डर्स पर चलता नजर आता है। लेकिन
अभी मियांवाली में जो जुम्मा और हफ्ते की दरमियानी शब जो ट्रेनिंग सेंटर था, वहाँ पर उसको दहशतगर्दों ने जब डैमेज करने की कोशिश की तो वहाँ पर हमारे जो ऑफिसर्स थे उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। सिर्फ 2 या 3 जो गैर ऑपरेशनल तैयारे थे उनको कोई नुकसान पहुंचा, वो भी इतना कोई खासा नुकसान नहीं है, लेकिन सबको अज़ाइम लेकर जो नापाक अज़ाइम लेकर वो आए को ज़्यादा टारगेट किया, जो नापाक अज़ाइम लेकर आए थे और हमारे इदारों को, हमारे बेसिस को जो निशाना बनाने आए थे, लेकिन हमारी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए उन दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया है। लेकिन दूसरी जानिब आप देखें कि बलूचिस्तान में हमारे जो फौजी जवान हैं 14 के करीब, उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया और जामे शहादत नोश की। उनको वो रैकी लगाकर पहले इंतज़ार कर रहे थे और जैसे ही वो वहाँ से गुजरे हैं तो उसके बाद अटैक कर दिया गया है। इसके अलावा भी आप देखिए कि जब से ये अफ़गानिस्तान से हिजरत का सिलसिला शुरू हुआ है और यहाँ से कहा जा रहा है कि तमाम अफ़गानी वहाँ पर जाए, तब से ये कार्रवाइयों में बहुत ज़्यादा कार्रवाइयों में इजाफा देखने में आया है। इसी पर बात करेंगे। डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। ब्रिगेडियर साहब, ये इत्तफाकी हम कोइंसिडेंस समझें कि एक जानिब जब से अफ़गानियों के यहाँ पर इनखला का अमल शुरू किया गया है और साथ ही हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इजाफा हो गया है, तो ये कोई मुमासिलत है या फिर आप समझते हैं इत्तफाकिया चीजें हैं? नहीं, ना तो ये मुमासिलत है और ना ये इत्तफाकिया हैं। ये तो एक बड़ी वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान के खिलाफ, जो ख़ास तौर पे वैसे तो माजी में हमने इसका शिकार हुए और आपने बताया कि 80,000 लोग शहीद हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस के अफराद शहीद हुए, और इन 80,000 में और इन सिक्योरिटी फोर्सेस के अफराद में वो लोग शामिल नहीं हैं जो अब शहीद हो रहे हैं, जिसमें 14 सिपाही शहीद हुए, एक JCO और 13 सिपाही शहीद हुए गवादर में, कल 8 सिपाही शहीद हुए KPK साउथ में, उसके बाद आपके बम ब्लास्ट में 2 पुलिस वाले शहीद हुए, ये लोग, और इसके बाद पुलिस से लाइन में जो 100 लोग शहीद हुए थे, या जोब में जिस तरह हुआ या पंजगूर में जो हुआ, ये एस्टीमेट इसके अंदर अभी शामिल नहीं है। तो ये मुमासलत भी नहीं है और ये इत्तफाकिया भी नहीं है। असल में ये ख़ास तौर पे जब से अफ़गानिस्तान के अंदर से अमेरिकन फोर्सेस निकली हैं और अमेरिकन फोर्सेस जाते हुए वो तमाम असलाह, लेटेस्ट असलाह M4A1 राइफल से लेके न्यूक्लियर अपना नाइट विजन साइट्स तक और बाकी रॉकेट्स तक और रॉकेट लॉन्चर्स तक और गन्स तक, ऑटोमेटिक वेपन्स तक, वो अफ़गानिस्तान के अंदर इसलिए छोड़ के गए थे कि ये दहशतगर्दों के हाथ लगे। क्योंकि पाकिस्तान, हम एक चीज़ तो हमें कहनी पड़ती है मजबूरन, वो ये है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है उसमें अफ़गानिस्तान इन्वॉल्व है। इंडिया थ्रू अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ इन्वॉल्व है, इजराइल की मुसाद इन्वॉल्व है और उसमें CIA भी अपना शेयर डालती है। अब इंडिया जो अफगानिस्तान के थ्रू जितनी पाकिस्तान के और अफगानिस्तान गवर्नमेंट की एक डिज़ायर है कि पाकिस्तान स्टेबलाइज ना हो, क्योंकि अफगानों ने हमेशा उसको छुरा घोंपा है जिन्होंने उसके साथ हाथ मिलाया है, और इसकी अभी प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं। अब इसके साथ साथ पाकिस्तान को ब्लीड करने की जो कोशिश करी जा रही है, उसका इंडिया की तरफ से एक बहुत अरसे पहले एक 2.5 वॉर का एक कॉन्सेप्ट आया था, जिसमें पाकिस्तान को न सिर्फ ये कि मिलिटरली बल्कि इकोनॉमिकली भी ब्लीड करने के लिए एक स्ट्रैटेजी अजीत कुमार डैवल और नरेंद्र मोदी ने तश्कील दी थी। ये तो वो चीज़ें जो आपके बॉर्डर से बाहर हो रही है। हमारे बॉर्डर के अंदर जब हम ये और आपको पता है जब तालिबान की हुकूमत जब से आई है एक्सक्यूज मी, उन्होंने उन तमाम दहशतगर्दों को छोड़ दिया है जो उनकी जेलों में कैद थे, जो पाकिस्तान से भाग के उस वक्त गए थे जब आप ज़रबे अज़म और बाकी ऑपरेशंस कर रहे थे। असल में तो उनको ये रिलीज नहीं करना चाहिए था, बिकॉज वो और दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थे। फिर पख्तिया में और नूरिस्तान में ISIS के साथ मिलकर पाकिस्तान से भागे हुए लोगों ने एक नेक्सस बना लिया था और वो पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे, और दो तीन कमांडर जो है
इंडिया में हलाक भी हुए। ब्रिगेडियर साहब, ये सब साथ... बातें आपने हिस्ट्री को बहुत ब्रीफली और बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है, और ये हमने जो खैर सगाली के तहत छोड़े थे ना कि भाई आपकी जो शराइत है हम मान लेते हैं, लेकिन आपकी सरजमीन अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगी, और मुआहिदा भी दोहा मुआहिदा यही हुआ था। लेकिन उसके बाद वो इससे जो है वो डिनाइल फेस में है, वो कहते हैं कि अगर सरजमीन इस्तेमाल हो रही है तो उसके सबूत बता दें। लेकिन उससे हट के अभी अगर अफगानिस्तान के जो यहाँ पर बाशिंदे रह रहे थे और उनको वापस अफगानिस्तान भेजा जा रहा है, जिसमें बहुत से सिविलियंस भी हैं, और इन्हीं सिविलियंस में वो रूप धार कर ये दहशतगर्द भी थे, सहूलतकार भी थे। इसके बाद मज़ीद जैसे अभी एकदम से पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है, मुख्तलिफ जगह पर छोटी छोटी झड़पें हो रही हैं, क्या ये सिलसिला तवील हो सकता है या इसको रुक जाएगा जब सारे मुहाजिरीन चले जाएंगे? नहीं, महाजीर तो भी जाएंगे नहीं ना, बिकॉज हमने एक और भी चीज़ कही, वो लोग जो यहाँ पे मौजूद है वो डॉक्यूमेंट बना लें। अफगानिस्तान के एक मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है, तो हम लगता है कि हम डिफेंसिव पे जा रहे हैं कि हम उनको नहीं भेजेंगे। आप उसको इस तरह देखें या उस तरह देखें, यानी जब APS पे अटैक हुआ था तो उस पर अफगान महाजिरीन को वापस भेजने का कोई अनाउंसमेंट तो नहीं हुई थी ना। जब ज़ोब गैरिजन पर अटैक हुआ था तो क्या उस वक्त अनाउंसमेंट हुई थी कि अफगान महाजिरीन वापस चली जाएंगे? या जब पंजगूर में अटैक हुआ था एक बहुत बड़ा, तो क्या अनाउंसमेंट हुई थी कि अफगान महाजिरीन वापस चले जाए? मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ कि अफगान महाजिरीन इज वन ऑफ द फैक्टर जिनको आपने वापस भेजना है, और पाकिस्तान में अमन उस वक्त ही आएगा जिस वक्त ये गैर कानूनी तौर पर रहने वाले लोग जो हैं इनको आप पाकिस्तान से धक्का दे के निकालेंगे। ज़ोब में जो अटैक हुआ था उसमें अफगान इन्वॉल्व थे, अभी जो अटैक हुआ है उसमें अफगान इन्वॉल्व है, APS में जो अटैक हुआ था उसमें अफगान इन्वॉल्व है, डकैती की जितनी वारदातें होती हैं उसमें अफगान शहरी इन्वॉल्व है, रनसम की जितनी वारदातें होती हैं उसमें अफगान शहरी, अफगान नंबरों से लोगों को कॉल। तो ये एक चीज़ है जिससे हम आंखें बंद नहीं कर सकते। एक चीज़, दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस बने हुए हैं उसमें बहुत सारी ऐसे सूडो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो मजहबी इंतहा पसंदी को फरोग देती हैं। उनके जो यहाँ पे है सॉफ्ट एरियाज, उनके रिक्रूट सेंटर, उनके अभी आप देखिए नेशनल एक्शन प्लान के तहत ये कहा था कि हेट लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अभी आप बहुत सारी पाकिस्तान की मस्जिदों में जाएं, जुमे की नमाज के बाद वहाँ पे ऐसा लिटरेचर तकसीम किया जाता है जो लोगों के जज्बात को उभारता है, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेडिशनली फंडिंग है ना, फंडिंग रुकती नहीं है। फंडिंग रुके तो फिर किस तरह से इस तरह का लिटरेचर जो है वो बांटा जाए? तो आपने उन रूट कॉजेस तक पहुंचना है। और दूसरा ये है कि बहुत बड़े ब्रॉड स्केल इंटेलिजेंस ऑपरेशन की जरूरत है। अब जो आपने कहा मियांवाली बेस पे हमला तो हो गया ना, मतलब एक दीवार जो है उन्होंने रॉकेट मार के तोड़ दी, फिर 3 बंदे एंटर हो गए, फिर आपके 3 जो एयरक्राफ्ट थे वो पार्शली डैमेज हो गए। तो बात यह है कि उनकी तरफ से जो वो सोच रहे थे वो उसके बाद जो कार्रवाई हुई बड़ी वो इफेक्टिव कार्रवाई थी। SSG की जो एयरफोर्स की SSG स्पेशल यूनिट है, कलर कार यूनिट, उन्होंने वो कार्रवाई की और उन्होंने 9। लेकिन ब्रिगेडियर साहब सवाल ये है, ठीक है उनको बर वक्त ऑपरेशन करके उनको जो है उनका कला कमा कर दिया गया, लेकिन सर यहाँ तक उनका पहुँचना भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कहीं ना कहीं अंदर से भी तो सहूलतकारी हो रही होती है ना, जो इतनी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है, फिर जिस तरीके से वो वहाँ तक पहुँचते हैं, तो कहीं ना कहीं सर हमें इस फैक्टर को भी तो सामने रखना होगा ना कि आखिर वजह क्या है, ये चीज़ें इतना कुछ होने के बावजूद रुकने का नाम नहीं ले रही हैं सर। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था ना कि उनको जो दहशतगर्द आए थे उनका मकसद को मियांवाली बेस पे कब्जा करना तो नहीं था ना, वो तो यही चाहते थे जो उन्होंने करना था। बिल्कुल। अब एक आपने कार्रवाई की जो बाद में की, असल में तो होना ही चाहिए था, जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता था। और आपने कहा कि वो हाउ कुड दे अप्रोच टू मियांवाली बेस। अब उसके अंदर एक और लॉजिक ये बनता है कि ये सरगोदा मियांवाली रोड है, सरगोदा मियांवाली रोड के मेन साइड के ऊपर ये ईस्टर्न वॉल जो है मियांवाली बेस की आती है। उसको ऑब्जर्व करना, तो क्योंकि जो लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं वो आप और मेरे और आप जैसे कपड़े पहनते हैं, और ये जो चीज़ें इस किस्म की होती है तो ये नहीं होता कि ये कल सोची आज वो कर दी गई। इसके लिए कंक्रीट प्लानिंग होती है, इसके लिए ग्रुप्स होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप होता है, एक रिकॉनसेंस ग्रुप होता है, एक ऑब्जर्वेशन ग्रुप होता है, एक एक्शन ग्रुप होता है। ये तमाम इंडिपेंडेंटली
एक दूसरे सेग्रीगेट होकर काम कर रहे हैं, तो किसी ने उसको ऑब्जर्व किया। अगर अंदर से इंफॉर्मेशन नहीं भी है, जो मैं कहता अंदर से इंफॉर्मेशन ना हो, क्योंकि इतना कोई मुश्किल नहीं है आप चीजों को ऑब्जर्व करना, रूटीन को देखना, वहां बैठ जाना। कोई फकीर के रूप में चला गया, कोई रेडीवान के रूप में चला गया, कोई टैक्सी ड्राइवर के रूप में चला गया, कोई येलो कैब के रूप में चला गया, कोई यंगो के रूप, किसी चीज के रूप में चला गया, तो वो पहले उसको ऑब्जर्व करते हैं कि कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ पे संतरी है, किस तरह गार्ड चेंज होती है, किस तरह वीआईपी एंटर होता है, किस तरह गाड़ियां एंटर होती हैं, और उसके बाद फिर जहाँ पे उनको वीकनेस नजर आती है वहां पे वो अटैक करते हैं। अच्छा ब्रिगेडियर तो जरूरी नहीं है कि सर आपको नहीं लगता कि हमें कहीं ना कहीं एक दफा उसी पॉलिटिकल विल की जरूरत है? एक पूरा जिस तरह नेशन में कंसेंसस पाया गया था सानेहा एपीएस के बाद, उससे पहले तो गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड को बैड को वाली डिबेट जो है वो बनी हुई थी। तो अभी उसी पॉलिटिकल विल की ज़रूरत नहीं है, हमारी पॉलिटिकल डिवीज़न इतनी ज़्यादा है। माजी में हमारे हुक्मरान कहते रहे जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई कि वहाँ की आवाम ने ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। हमेशा से सर हमारी फॉरेन पॉलिसी को लेकर हम बहुत कन्फ्यूजन का शिकार रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो दुनिया के तब्दील होते हुए हालात के साथ तब्दील होती है। चले वो तो आप अभी अगर आप पैलेस्टाइन की जंग हो रही है तो आपकी फॉरेन पॉलिसी कुछ होगी, कल जो कुछ और होगी, कल जब नहीं हो रही थी तो कुछ और थी, यूक्रेन की जंग हो रही है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट फैक्टर हमें देखना चाहिए वो है कि आपको एक इफेक्टिव पॉलिटिकल सिस्टम मुल्क के अंदर चाहिए होता है, आपको पॉलिटिको मिलिट्री कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज की फॉल वर्किंग चाहिए होती है जो ऑब्जेक्टिवली सिर्फ एक डॉट पे काम करें, वो थ्रेड जिससे पाकिस्तान गुजर रहा है। और पाकिस्तान पिछले 1.5 साल से खास तौर पे एक सर्ज आई है दहशतगर्दी की एक्टिविटीज में, जब से अफगान तालिबान वहाँ आए हैं, जिनसे हमने बारहा डिमांड किया है कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। अब अगर अफगान हुकूमत दहशतगर्द ग्रुपों को असला बेच रही है, वहाँ पे आजकल एक राइफल M4A1 राइफल जो है वो $2,400 की मिल रही है। NVG रेडिली अवेलेबल है, सड़कों के किनारों पे छापे तो दुकानें लगी हुई हैं और उसके अंदर अफगान हुकूमत इन्वॉल्व है, वो दहशतगर्द ग्रुपों को हथियार सप्लाई कर रही है। हमें एक अगर वो हमारी बात नहीं सुन रहे तो हमें एक थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी तो लेने की जरूरत है। चाइना बहुत ज्यादा काम कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, वहाँ पे वो बहुत इकोनॉमिकली उसको कर रहा है। ईरान के नेबरिंग कंट्री आता है। अगर तब तालिबान हमारी बात नहीं सुनते तो हम उनसे कंसिस्टेंटली बातचीत करने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि देखिए जब भी आपके यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम एस्टेब्लिश नहीं होता है तो केयर टेकर गवर्नमेंट, बट इट इज नॉट, उसकी वो इन्फ्लुएंस नहीं है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो एक प्रॉपर इलेक्टेड पॉलिटिकल गवर्नमेंट का होता है। तो वो एक हमारे यहाँ गैप एग्जिस्ट कर रहा है। और जब बस भी एक अच्छी प्रॉपर फॉरेन पॉलिसी बनाई जाए तो फिर हमारा स्टांस जो है वो क्लियर होगा। और अफगानिस्तान ब्रादर मुल्क है, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो अफगानिस्तान ने इस्लामी ममालिक में इसने तस्लीम नहीं किया था। यहीं से पता चल जाना चाहिए कि वो कितना मोहब्बत हमारे लिए रखते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त के लिए, और दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, क्योंकि अगर पाकिस्तान सलामत है तो हम इस मुल्क में आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। बिल्कुल, हम शोहदा की जिक्र कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर का हाल हमारे सामने है। जम्मू कश्मीर का भी हम जिक्र कर लेते हैं कि आज 6 नवंबर को योम शोहदा जम्मू कश्मीर मनाया जा रहा है। हम सब जानते हैं कश्मीरियों ने जिस तरीके से भारत की बर्बरियत के आगे अपने लहू का नजराना पेश किया है, अपनी जानों का नजराना पेश किया है। अभी तक देखें कि 50 से 60 दिहाइयाँ हो चुकी हैं, लेकिन कश्मीरियों का अज़म, उनका इस्तक़लाल, उनका जज्बा हुर्रियत जो है, उनकी अभी तक जो इंडिजिनस मूवमेंट है उसमें किसी भी किस्म की कमी नहीं आई है। और रोज़ाना की तादाद में मेरा ख्याल है कोई फ़िज़ा ऐसा घर नहीं है जहाँ से कोई शहीद ना हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद आज के दिन की मुनासबत से कश्मीरी क़यादत है उसने भी इस अज़्म का इजहार किया है कि जब तक हमें हमारी आज़ादी मुयस्सर नहीं आती है, जब तक भारत से हम कश्मीर को आज़ाद नहीं करवा लेते हैं, हमारी ये शहादतें, हुर्रियत रहनुमाओं की जानिब से यही कहा गया है, इसी तरह ही कंटिन्यू। क्योंकि 1947 में जब हिजरत करके ये लोग जा रहे थे तो तब ऑलमोस्ट सैकड़ों 40,000 के करीब जो है सबसे बड़ी नस्ल कुशी की गई थी, और अभी तक वो सिलसिला चल रहा है। और अभी तक जो कश्मीरी हैं वो अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। तकरीबन अभी तक 4 लाख के करीब जो है वो इसी जज्बा आज़ादी के तहत कश्मीरी जो है वो मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक वो आज़ादी की जंग, और वो इस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं उनका ये जो लहू है शोहदा का वो एक दिन ज़रूर रंग लाएगा और भारत के तसल्लुत से कश्मीर आज़ाद होगा।
हमें जाना ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। और अभी जो अलार्मिंग सिचुएशन है हो ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर आपको पता है कि आजकल मौसम ऐसा है जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज जो है वो फूट रहे हैं। कोई स्मोक की वजह से डिस्टर्ब है, कोई किसी को वैसे डेंगू है, किसी को मलेरिया है, जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। लेकिन इसी में कॉन्गो वायरस जो है वो भी पंजे गाड़ा है अपनी, और बहुत से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कि बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इतना खतरनाक है, जानलेवा बुखार है, ज़्यादा खतरनाक वायरस करार दिया गया है। और इसकी फिर दूसरे बड़े इसके मसाइल ये हैं, सबसे बड़ा मसला इसका ये है कि इसकी वैक्सीन नहीं है। सिर्फ आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होंगे, उसके अलावा इसका एज सच कोई हल अभी तक निकला नहीं है। तो एहतियाती तदाबीर, प्रिकॉशनरी मेजर्स जब तक हम नहीं लेंगे तो इस जानलेवा बुखार से बचा नहीं जा सकता है। अच्छा, ये आपको पता है ये स्पेशली जब बड़ी ईद आती है, बड़ी ईद के करीब स्पेशली कहा जाता है कि मंडियों में ना जाएं। अगर जाएं तो अपने आप को फुल कवर करके जाएं, क्योंकि ये जानवरों के अंदर जो है ना उसमें ये कॉन्गो वायरस पाया जाता है, और जानवर आप देखते देखते सिकुड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। एक छोटा सा कीड़ा, ये सूरत हाल है। तो अब ये जब इंसानों में ट्रांसफ़र होगा, इसकी तो कोई वैक्सीन ही नहीं है। और कोयटा में अब तक 5 डॉक्टर समेत 8 अफराद जो हैं इस कॉन्गो वायरस के बाइस अपनी जान से जा चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसी पर बात करने के लिए माहिर वबाई अमराज डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। बताइएगा, हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं, हम तो अभी तक यही समझते थे कि जानवरों में ही कॉन्गो वायरस है, लेकिन ये अब इंसानों में इस तरह से खास हद तक रिपोर्ट होना बड़ा अलार्मिंग है। इसकी वैक्सीन भी कोई नहीं है। क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, और इंसानों में ट्रांसफ़र किस किस तरीके से हो सकता है, पहले ये तो बता दें। जी, वालेकुम अस्सलाम। बुलाने का शुक्रिया। तो देखिए, कॉन्गो जो है वो आपने बिल्कुल सही कहा, ये होती जानवरों की बीमारी है, और ये जानवर से जानवर फैलती है इस कीड़े के ज़रिए। मगर इंसानों के अंदर भी ये मुंतकिल हो सकती है। उसके 2 तरीके होते हैं, या फिर वो जो कीड़ा होता है, जो कि टिक होता है, जो कि जानवरों को काट रहा है, अगर वो इंसानों को काटे। एंड जैसे कि अभी आप जिक्र कर रहे थे कि बकरीद में ज़्यादा इस तरह से पाया जाता है। अलबत्ता ये डायरेक्ट ब्लड से भी फैल सकता है, यानी कि जो खून होता है उसके अंदर ये वायरस मौजूद होता है। अगर खून से आपका कांटेक्ट हो तो फिर ये लग सकता है। और ये जो केसेस आए हैं, ये सब जो हैं ये अस्पताल से ही आए हैं, क्योंकि वहाँ पे एक मरीज़ थे जिनको ये बीमारी थी। उनका खून, क्योंकि वो ब्लीडिंग हो रही थी, उनके खून के कांटेक्ट से ये बाकी लोगों को ये इन्फेक्शन लगा है। और सर ये बताइएगा, इसकी अलामात क्या हैं? कैसे पता लगेगा कि ये शख्स जो है कॉन्गो वायरस में मुब्तला हो चुका है? तो बदकिस्मती से इसके खास ऐसे अलामात नहीं जिसकी बुनियाद पे आप कहें कि ये कॉन्गो वायरस ही है। इसके अलामात दूसरे वायरस की इन्फेक्शन की तरह इसमें बुखार होता है, जिसमें दर्द होता है। तो यानी कि अगर सिर्फ कोई आपके पास, अगर मेरे पास मरीज़ आता है, तो सिर्फ देखते हुए मैं ये नहीं कह सकता कि इनको कॉन्गो है या डेंगू है या मलेरिया है, क्योंकि सभी के अलामात बिल्कुल यकजाई होते हैं, जिसमें बुखार और जिसमें दर्द वगैरह। जी, मगर इम्पॉर्टेंट बात कॉन्गो की ये है कि इसके अंदर यूजुअली कोई लिंक मिलता है, यानी कि किसी जानवर के साथ या किसी और मरीज़ के साथ जिसको कॉन्गो के वायरस का इन्फेक्शन हुआ। अच्छा, ये बता दें, अगर कोई शख्स है जिसको कॉन्गो वायरस है और वो डिटेक्ट भी हो गया है, क्या ये ट्रांसफरेबल है, एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकता है? ओनली खून के जरिए। तो यानी कि अगर किसी को कॉन्गो है, हाथ वगैरह लगाने से तो ट्रांसफर नहीं हो सकता ना, पास बैठने से? राइट, बिल्कुल। और ये हवा के जरिए भी ट्रांसफर नहीं होता, ये सिर्फ ब्लड के जरिए ट्रांसफर होता है। ब्लड के जरिए ट्रांसफर होता है। तो डॉक्टर साहब, फिर जो हमारे व्यूवर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनको क्या प्रिवेंटिव मेजर्स आप अडॉप्ट करने का कहेंगे कि किस तरीके से सकते हैं? एहतियाती तदाबीर क्या हमें अपनानी चाहिए? तो देखिए, एहतियाती तदबीर वही हैं जो कि बकरीद में लोगों से कहते हैं कि चूँकि कम्युनिटी के अंदर ख़ास तौर पे ज़्यादातर मुल्क के अंदर ये कॉन्गो का जो वायरस है ये आम शहरों में नहीं पाया जाता। ये कुछ मखसूस जगह हैं पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे बलोचिस्तान और KPK के इलाकों में, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। तो इसकी एहतियाती तदबीर यही है कि अगर आप गोश्त के जो खून होता है वो जब आप
गोश्त हैंडल कर रहे हो तो अपना हाथ साफ रखें उसके फ़ौरन बाद। जो ख़ास तौर पे ये जो हमारे कसाई होते हैं उनको ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब ज़िबा करते हैं, जब खून उछलता है तो वो फिर हमारे आंखों पे या हवा में जब जाता है तो उससे ये लग सकता है। वरना आम रोज़मर्रा के जो जो काम है उसमें कोई ख़ास एहतियात अभी इस वाले इन्फेक्शन लिए करने तो की सर ज़रूरत हमारी नहीं है। तो जो ज़्यादा आबादी है वो तो रूरल एरियाज़ में है ना, तो आपको पता है कि हमारे जो देहातों में घरों में ही माल मवेशी रखे जाते हैं, तो वहाँ के लोगों को फिर ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो जो अगर घर पे मवेशी आपके पास हैं तो फिर 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो ये जो टिक होता है, जो छोटा-सा कीड़ा होता है, वो ज़रा जायज़ा करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास कम जानवर हैं, जैसे घर में अगर 2-3 बकरी वगैरह हैं, तो उनका जायज़ा करके देख लें। अगर हैं तो उनको एहतियात से उनको निकालने की ज़रूरत है, ताकि वो क्या कहना चाहिए, टूटे ना, यानी कि उनका ब्लड आपके ऊपर ना लगे। इसी तरह से जिनके पास ज़्यादा जानवर हैं उनके लिए दवाई भी होती है, ताकि ये जो स्प्रे होता है ताकि ये जो जरासीम है ख़त्म हो जाए। अच्छा, ये सिर्फ भेड़ बकरियों में या घर में जो बाकी मुर्गियां हैं या तोते गाय रखे होते हैं उनमें भी ये होता है? नहीं जी, ये उन जानवरों में होता है जो मवेशी जो होते हैं, ये बाल मवेशी में गाय होता है। भैंसे बिल्ली, हाँ, उनमें बिल्कुल। उनमें ज़्यादा कुत्ता, होता बिल्ली, है। अच्छा, परिंदों इसकी में नहीं वैक्सीन होते। के हवाले से अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है? यूएन एक्सपर्ट, तो इस पर कोई रिसर्च वगैरह हो रही है? तो देखिए, चूंकि ये बुनियादी तौर पे है जानवरों की बीमारी, इंसानों की बीमारी नहीं है ये, तो इसकी वैक्सीन जो है वो एक वैक्सीन है, मगर ये जानवर में इस्तेमाल की जाती है। आई एम नॉट श्योर कि ये पाकिस्तान में मौजूद है कि नहीं। इंसानों के लिए कोई वैक्सीन नहीं है इसकी। अच्छा, अगर इंसानों में ट्रांसफ़र हो जाता है तो इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है। खुदा न ख्वास्ता अगर कोई मर्ज़ में, इस किस्म के मर्ज़ में मुब्तला है, तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होने चाहिए घर के अंदर, मतलब जिससे उसकी तबीयत बेहतर हो जाए? जी, तो अगर कोई इस मर्ज़ से मुब्तला है तो ऑब्वियसली अगर आपको शुबा भी है तो आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, ताकि हम डायग्नोज कर लें। ज़्यादातर केसेस जो हम कॉन्गो का सोचते हैं कि कॉन्गो निकलेगा, वो इवेंचुअली डेंगू या मलेरिया ही निकलते हैं, जो कि उससे कई गुना ज़्यादा कॉमन है। दवाइयों के अंदर और इलाज इसका है ज़रूर। कुछ एंटीवायरल हैं जो कि हम दे सकते हैं, ख़ासतौर पे शुरू के दिनों के अंदर, वरना अमूमन जिसको हम सपोर्टिव केयर कहते हैं, यानी कि जो अलामात हैं उनका इलाज करें तो अमूमन ये बेहतर हो जाता है। अच्छा सर, बीइंग अ डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को, क्योंकि सिंध में एमरजेंसी नाफिज हो चुकी है, बलूचिस्तान में भी एमरजेंसी नाफिज हो चुकी है कॉन्गो को लेकर, गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए? इसकी वैक्सीन के हवाले से काम करना चाहिए है, या जिन एरियाज़ में मवेशी घरों में होते हैं लोगों के साथ, या स्लॉटर हाउसेस होते हैं जिन एरियाज़ में, वहाँ पे उनको सेपरेट कर देना चाहिए है? आप क्या सजेस्ट करेंगे सर? तो देखिए, आई थिंक इमरजेंसी, आई एम नॉट श्योर कि इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये जो भी केसेस बहुत सारे आ रहे हैं ये सब एक ही केस के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पूरे आबादी के अंदर ये बिल्कुल फैला हुआ है। ये एक मखसूस इवेंट हुआ है, उस इवेंट के बाद ये एकदम से बहुत सारे लोगों को फैला है। एंड इसके अंदर जो चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है वो एक्चुअली अस्पताल के अंदर जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन के जो तरीक़ेकार होते हैं उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि क्योंकि ये जो गाइडलाइंस होती हैं अक्सर अस्पताल में मिसिंग होती हैं कि ब्लड के से एक्सपोजर हो तो क्या करना चाहिए, ब्लड से एक्सपोजर कैसे बचना है, क्योंकि कॉन्गो के अलावा दूसरी भी वायरस से लग सकते हैं। जहाँ तक प्रिकॉशन की बात है बाकी जगहों के ऊपर, तो वैक्सीन से ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो टिक मारने की जो दवाइयाँ होती हैं वो इस्तेमाल किए जाएँ, ताकि जो मवेशी हैं उसमें से टिक्स ख़त्म हो और ये वायरस फिर सर ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट कौन होते हैं? बच्चों पे ज़्यादा ये अटैक करता है, बुज़ुर्गों पर, फीमेल्स पर, क्या रेशो ज़्यादा क्या आ रही है? ज़्यादा एहतियात किनको करने की ज़रूरत है? तो ज़्यादा जो इफेक्ट होते हैं वो मर्द होते हैं, यूजुअली वो जो बुचर्स होते हैं, जो कि हमारे कसाई होते हैं, वो सब ज़्यादा एट रिस्क होते हैं इस बीमारी को। डॉक्टर साहब, जो टेस्ट वगैरह हैं, अगर किसी को ये खुदा ना ख्वास्ता किसी को शक हो, क्योंकि कोई ऐसी सिम्टम नहीं है जिससे पता चल सके कि ये कॉन्गो है, सिंपल बुखार, जिस्म दर्द है, तो ऐसे टेस्ट बासानी पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं, या रैंडम सैम्पलिंग कोई गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह से की जा रही है जैसे कोरोना के टाइम पे की जाती थी? तो देखिए, याद रखें अगेन, ये कोरोना से बहुत ही मुख्तलिफ वायरस है। कोरोना तो इंसान से इंसान बहुत आराम से फैलता है, ये इंसान से इंसान इतना नहीं फैलता है। ये अगेन जानवरों की बीमारी है, इंसानों की बीमारी नहीं है, और इस वजह से रैंडम टेस्ट करने का इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा।
एंड अगेन दोबारा बताता हूँ कि ये जो केसेस आ रहे हैं, ये केसेस एक ही बंदे से दूसरे में ट्रांसफ़र हुआ है, तो ये ऐसा नहीं कि एकदम से पूरे ही आपके माशरे में ये बीमारी फैल गई है। तो ये नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, ये कि इसके जो टेस्ट हैं ये अवेलेबल ज़रूर हैं, मगर ऐसा ये नहीं है कि ये हर लैब में मौजूद होता है। ये सिर्फ जो बड़े जो स्पेशलाइज्ड लैब्स हैं वहाँ पे इसका टेस्ट मौजूद होता है, जो कि एक पीसीआर के ज़रिए किया जाता है, जो कि जैसे कोविड का पीसीआर था जो नाक से करते थे, ये ब्लड का टेस्ट है, उसके ज़रिए किया जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद थे, जो इंसदादे कॉन्गो के लिए जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं उस हवाले से हमें बता रहे थे। और एहतियात इलाज से बेहतर है, तो बेहतर है कि इलाज तो इसका वैसे भी नहीं है, तो एहतियात ही है, हमें एहतियात करनी चाहिए। ये जो मवेशी हैं अगर आपने अपने घरों में रखे हुए हैं तो उनसे थोड़ा डिस्टेंस रखें, और स्पेशली जो कि बुचर्स हैं जो कि इनको काटते हैं कुर्बानी के अलावा भी आप ये देखिए कि पूरा साल ही जो है वो इनको जो बुचर्स हैं वो काटते ही रहते हैं, इनकी कुर्बानी ज़िबा करते रहते हैं। तो उस दौरान जो है ना सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उन पर होती है कि वो कुछ ऐसा कांटेक्ट ना कर लें, उनके हाथ को ना ये ब्लड लग जाए। मतलब अगर उन्हें कट लगा हुआ है ऑलरेडी तो ये ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ़र हो जाता है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। तो जनाब, सेहत के बाद अब ज़रा कुछ तालीम की बात कर लेते हैं। तालीमी मैदान से एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है। हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में ये जो एक मार्किंग सिस्टम है ना, इससे बहुत ज़्यादा बच्चों में डिप्रेशन भी पैदा होता है। मार्किंग की, ग्रेड्स की ना एक वो कंपटीशन ऐसा बना दिया गया है, तो बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली से इफेक्ट हो जाते हैं। हमारे टाइम पे ऐसा कोई नहीं था। हमारे टाइम पर तो सब फ़ोन करके पूछते थे मैट्रिक में कितने नंबर आए हैं, इंटर में कितने नंबर आए हैं। अच्छा, साथ में जो आपस में फ्रेंड्स होते थे ना, उनमें भी टसल होती थी। सारा टाइम इकट्ठे बैठ के खाना, इकट्ठे बैठ के बातें करनी, लेकिन एक कंपटीशन, लेकिन उसके बाद कंपटीशन, यस एब्सोल्युटली। लेकिन जनाब, अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में बड़ी तब्दीली की जा रही है कि मार्किंग की जगह अब ग्रेडिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। जो माहिर तालीम हैं, जो एजुकेशनल एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि ये एक बहुत अच्छा एक रेवोल्यूशन है तालीमी मैदान में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, कि जो मार्क्स होंगे ना अब वो नहीं होंगे सीजीपीए, जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ में हमारा वो एक सिस्टम है ग्रेड्स का और सीजीपीए का, अब उसके तहत अच्छा सीजीपीए में नंबर्स तो पॉइंट्स तो होते हैं ना, अब 4 आउट ऑफ नंबर तो होते हैं, उसके बाद उसमें भी पॉइंट्स होते हैं। मतलब किसी का बहुत अच्छा हो तो वो 3.50 तक चला जाता है, अगर किसी का एवरेज हो तो वो 2 पॉइंट समथिंग पर होता है। फिर वो उसी के अकॉर्डिंग A B C D तक ग्रेडिंग होती है। तो दुआ मांगे D तक की बात खत्म हो जाए, F तक बात ना आई। मुझे लगता है कि मार्किंग के बजाय जब ग्रेडिंग सिस्टम में आएंगे ना, तो बच्चों का जो थोड़ा सा टेंस माहौल है ना, उसमें जरा कमी आएगी। सुसाइड हो जाती है बहुत ज्यादा कि हम लास्ट टाइम तो हमने ये देखा कि बच्चे साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा डैमेज हुए हैं इस कंपटीशन के चक्कर में, इस मार्किंग के चक्कर में। लेकिन 2024 से कह रहे हैं कि इसको इन्फोर्स किया जाएगा। लेकिन ये देखें ना, पहले ऐसा होता था कि अगर किसी ने मैट्रिक में बायो पढ़ी है तो आगे वो एफएससी प्री मेडिकल करने के लिए होता ये था कि वो इतने पॉइंट्स तक टैगलाइन होती थी कि इस पॉइंट तक जो है वो एडमिशन ले सकेंगे, बाकी जो है वो दूसरे सब्जेक्ट्स में ट्राई करें। लेकिन इसमें अगर सीजीपीए होगा या ग्रेडिंग होगी कि A+ कैटेगरी को अगर मेडिकल के लिए लेना तो A+ कैटेगरी फिर बहुत ज़्यादा होगी, तो ये फिर इसका क्राइटेरिया जो है ना डिफाइन करना पड़ेगा, वो भी कम होगा। मेरा ख्याल है कि इससे कम तो होगा, लेकिन आगे एडमिशन के लिए कुछ इन्हें क्लियर करना चाहिए, क्योंकि पहले ऐसा होता था 9th 10th को इकट्ठा कर दिया जाए, या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को इकट्ठे कर दिया जाए, या अलग-अलग इनके पेपर्स लिए जाएँ, तो ये टसल चलती थी, या ये पहले होती थी बात, लेकिन अब तो डिफाइन कर दिया है। लेकिन बात यह है कि मार्किंग सिस्टम हो या ग्रेड सिस्टम हो, बच्चों ने उसी तरह मेहनत करनी है, आप लोगों ने तैयारी उसी तरह करनी है। इसका ये मतलब नहीं कोई आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा या आपकी कोई बर्डन कम होगा, आपने उसी तरह दिल लगा के तैयारी करनी है। जब कोई कहेगा ना इज्जत बची रहेगी, आपने उसी तरह दिल लगा के तैयारी करनी है, दिल लगा के B ग्रेड आया है, C ग्रेड आया है, आप इज्जत बची रहेगी। अच्छा, लगता है आपको कि इस ग्रेडिंग सिस्टम से कहीं ना कहीं नकल में भी थोड़ी कमी होगी? आई थिंक बाकी तो आप देखिए बाहर भी हर जगह पर CGPA ही मतलब इंट्रोड्यूस्ड है, बच्चों पे वो इस तरह से प्रेशर नहीं डालते कि आपने 100 आउट ऑफ इतने मार्क्स लाने हैं। लेकिन नकल, आई थिंक जिसने नकल करनी है ना, चीटर इज़ ऑलवेज शार्प, तो जिसको पता है कि उसने पास ही चीटिंग करके और होना है, तो वो फिर कहेगा कि तुम्हारा क्या जाता है, तुम्हारा तो यही आना है। कहा जाता है कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, बट ये है कि कभी भी हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि ये नकल, आप वक्ती तौर पे तो नकल करके मार्क्स ले लेते हैं, लेकिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, प्रैक्टिकल फील्ड में ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं।
तो मेहनत दिल लगा के दयानतदारी के साथ ईमानदारी के साथ तालीम हासिल करें। ग्रेडिंग सिस्टम हो या मार्किंग सिस्टम हो, आपने तालीम दिल लगा कर हासिल करनी है, पैशन के साथ हासिल करनी है। अच्छा, जिस चीज़ का दिल करता है उसकी तालीम हासिल करनी है, पैशन के साथ तो करनी है, लेकिन जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता, एग्जैक्टली पेरेंट्स से भी दरख्वास्त है जहाँ पर बच्चों का इंटरेस्ट है ना, अगर कोई स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, किसी का और चीज़ में आर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो वो आप उसको फोकस करने दें, एग्जैक्टली उसको ना करें, उसको जो उसका दिल करता है वो करने दें। अच्छा, ये तो हमने अब तालीम की भी बात कर ली है, अब ज़रा इन्वायरमेंटल चेंज की बात कर लें। आजकल शाम को कल शाम को मैं एक रूफ टॉप पे था। अच्छा। आप यकीन करें कि इतना स्मोक था, 7-8 बजे के बाद वहाँ पे हमारा बैठना मुश्किल हो चुका, कफ शुरू हो गई हमें, और उसके बाद इतनी आंखों में इचिंग हो रही थी। तो ये है हमारी स्मोक का हाल। और अब जो रिपोर्ट सामने आई है कि जो नई दिल्ली है वो पहले नंबर पर है स्मोक में, ये तो हमेशा से चलता रहता है, कभी लाहौर कभी नई दिल्ली, दिल्ली और लाहौर का ना आपस में बड़ा ज़्यादा चलता है। लेकिन आप ये देखिए कि इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है, इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, इसमें हमारे खिलाड़ियों के लिए बड़ा मसला है, क्योंकि रात गए तक अगर वो चल रहे होते हैं, एग्जैक्टली आप ये देखिए ना कि अगर वो अगर कोई बीमार हो जाए स्मोक की वजह से, तो हमारा तो अल्लाह अल्लाह करके पहले ही हम सेमीफाइनल की तरफ हम कोई अपनी जगह बना रहे हैं, लेकिन हमारी टीम के अलावा बाकी टीम्स भी हैं, अगर वहाँ पर इतना, तो उसके लिए बड़ा एनवायरमेंटल एक्टिव होना बड़ा ज़रूरी है। बांग्लादेश के मैच से पहले आईसीसी ने स्मोक का नोटिस लिया है, लेकिन अब क्या हो सकता है, वर्ल्ड कप तो हो रहा है, अब ये तो नहीं हो सकता कि वर्ल्ड कप आप उठा के किसी और मुल्क में शिफ्ट कर दें, नहीं हो सकता। लेकिन इसमें देखें मोस्टली ऐसा होता है कि इंडिया के अंदर किसान आग लगाते हैं, इधर पाकिस्तान के अंदर किसान फसलों की बाकियात को आग लगाते हैं, इससे ज़्यादा धुआं उठता है, स्मोक बनती है। और ये तकरीबन अब आप ये देखें, ये फुटेज देखें कि खिलाड़ी जो हैं बाकायदा, कोहली ने लगाया है मास्क, बाकायदा मास्क लगाकर अपना ट्रेनिंग सेशन जो है वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वजह इसकी ये है कि स्मोक की वजह से अगर कोई खिलाड़ी बीमार हो जाता है, अनफिट हो जाता है, तो उसका नुकसान उस टीम को होगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है। जब तक पूरी दुनिया को मिलकर इस चैलेंज से आपको निबर्द आज़मा होना होगा। पाकिस्तान को ख़ास तौर पे स्मोक के हवाले से ना हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने की ज़रूरत है। आई थिंक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का ये मसला है, जहाँ पर AQI लेवल इतना डाउन होता है और उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। वहाँ पर तो 100 से ऊपर चला जाए तो मसला होता है। हम तो पोल्यूशन वाली गाड़ियाँ अभी तक सड़कों पर दौड़ा रहे हैं, और वो लोग अपनी रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं कि 2030 तक या 35 तक पेट्रोल से चलने वाले इंजन ही बंद कर देंगे, इलेक्ट्रिक कार्स आएंगे। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अफोर्डेबल ही नहीं होंगी, अगर आ भी जाए तो अफोर्डेबल ही नहीं होंगी। और फिर हम अगर इलेक्ट्रिक कार्स आ जाए तो एटलीस्ट हमें फिर मसला ये होगा ना कि हम महंगे फ्यूल इंपोर्ट करके महंगी बिजली पैदा करते हैं, तो हमें इलेक्ट्रिक कार्स को चार्ज करने के लिए मज़ीद महंगी बिजली ख़रीदनी पड़ेगी। पेट्रोल वैसे ही महंगा है, तो करें क्या, यहाँ पर तो मसला ही और है। हमें जाना है ब्रेक पर, स्टे विद अस। बात कर रहे हैं जी हम क्रिकेट की, और क्रिकेट में अभी भी इतनी कन्फ्यूजन है। आप ये देखिए कि लेकिन पहले क्रिकेट से पहले मेरा ख्याल है हम बात करेंगे फ़लस्तीन और इजराइल के इशू की भी बात कर लेते हैं। ये जो जंग जारी है, बल्कि जंग से ज़्यादा हम अक्सर जंग का लफ्ज़ यूज़ कर देते हैं, जंग से ज़्यादा जो जेनोसाइड हो रही है फ़लस्तीनियों की, अब दुनिया भर में बड़े पैमाने पर फिजा आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। इजराइल को क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, उसके साथ साथ अमेरिका पर बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। जहाँ पर इनका कोई अहम इजलास होता है, कोई इनकी अहम कॉन्फ्रेंस होती है, तो वहाँ पे लोग जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, इजराइल के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते हैं। और हमने देखा 2 दिन पहले भी इसी तरह के मनाजिर जो देखने में मिले। लेकिन नेतन्याहू की सिर्फ हर धर्मी की वजह से जो जंग है, अब खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये जंग अब फ़लस्तीन तक महदूद नहीं रहेगी। आप ये देखिए कि उसने नेतन्याहू के जो उनकी कैबिनेट के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वज़ीर दिफा डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो ये कहते हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो यूज़ करने पर भी ज़ेर गौर है। ये सिफारिश भी की जा रही है कि फ़लस्तीनियों पर न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ किए जाएँ। दूसरी जानिब जो हमारे मौलाना फजल रहमान है, क्योंकि बड़ा ये मुतालबा किया जा रहा था कि जो मजहबी जमातें हैं वो कहाँ पर गायब हैं, वो कहाँ हक अदा करेंगी, तो उनकी जानिब से बड़ा पॉजिटिव मैसेज दिया गया है। और मौलाना फजल रहमान की जानिब से और जाके हमास के जो लीडर्स हैं उनसे मुलाकातें हुई हैं। हमास के जो वज़ीर आज़म रहे हैं इस्माइल हानिया, ये पिक्चर देखें, उनसे इन्होंने मुलाकात की है, अपनी सपोर्ट दी होगी, अपनी जो है ना इजहार यकजहती किया है। अच्छा, सिर्फ फजल रहमान
फजलुर रहमान सिर्फ नहीं इनसे मिले हैं, इसके अलावा सिराजुल हक भी वहाँ पर पहुँचे हैं, उनकी भी उनसे मुलाकात हुई है। ये खालिद मशल और इस्माइल हानिया हैं जो हमास के मरकज़ी रहनुमा हैं, उनसे इन्होंने मुलाकात करके इजहार यकजहती किया है, सॉलिडेरिटी शो की और पाकिस्तानी अवाम के जो जज्बात हैं वो उन तक पहुँचाए हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि पूरी अरब दुनिया भी अब जो है ना वहाँ से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। अरब नहीं, आई थिंक वेस्ट में भी, आप वेस्ट में तो पहले दिन से उठ रही है ना, वेस्ट तो पहले दिन से आप देखें लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर मौजूद हैं और जंग बंदी का मुतालबा करें। लेकिन इस सब के बावजूद इजराइल के सर पर ऐसा खून सवार है। नेतन्याहू ने एक दफ़ा फिर से कहा है कि हम जंग बंदी नहीं करेंगे। उनका मकसद ये है, वो ये कहते हैं कि अगर जंग बंदी की तो इसका मतलब यह है कि हमने हमास के आगे हथियार डाल दिए हैं। जो बाइडन से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है, नेतन्याहू से मुतालबा किया जा रहा है कि वो रिज़ाइन कर दें फौरी तौर पर। लेकिन यह है कि सिर्फ प्रेशराइज गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट्स को कर सकते हैं, जो वहाँ पर हज़ारों प्रोटेस्टर बाहर निकल रहे हैं। मुझे तो ये देखकर बड़ी खुशी होती है कि इवन ज्यूइश कम्युनिटी इसके बड़े अगेंस्ट है। वो कहते हैं कि हम कभी भी ये मुतालबा नहीं करते उनके मुझे याद है कि वो ज्यूइश, उनके जो एक मजहबी रहनुमा थे, उनका बयान भी मैं देख रही थी, वो ये कह रहे थे कि जो इलाके मुसलमानों के ज़ेर इंतज़ाम है वहाँ पर ज्यूइश कम्युनिटी ज़्यादा अच्छे तरीके से रह रही है, बजाय कि क्रिश्चियंस के और बाकी दूसरे के। मुसलमान ज़्यादा बेहतर मुंतज़मीन हैं और ज़्यादा अच्छे लीडर्स हैं। वहाँ पर जो अक़लियतें हैं, जैसे हमारी ज्यूइश कम्युनिटी है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से रह रही है। ये ज्यूइश एक मजहबी लीडर का बयान सामने आया है। तो अभी जो बार बार फ़लस्तीन में जो अटैक किए जा रहे हैं, जिस तरह से उनको मजलूम, अच्छा ऐसी वीडियोज़ हैं देखी नहीं जाती, सड़कों पर बच्चे जाते हैं। लेकिन आप इसके बावजूद फिजा ये देखें, अब जो एटॉमिक बम की तरफ और इसके अलावा न्यूक्लियर वेपन्स इजराइल जो है बात कर रहा है कि फ़लस्तीनियों पर फेंके जाएंगे। आपको अभी तक याद है कि दूसरी जंग अजीम में हिरोशिमा नागासाकी पर जब अमेरिका ने न्यूक्लियर अटैक किया था, उन पर बम फेंका था, आज तक वहाँ पर बच्चे लूले लंगड़े पैदा हो रहे हैं। वहाँ की रेडिएशन, और अब तो वैसे न्यूक्लियर वेपन्स उससे 10 टाइम ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ जो है ना वो ख़तरनाक हैं। उसके अलावा अब मेरा ये ख्याल है, हमें लग रहा था कि शायद दुनिया ने वर्ल्ड वॉर 1 और आज जो है ना सीख लिया है, कुछ सबक हासिल कर लिया है। इस दोनों जंगों में लाखों की तादाद में लोग जो है लुकमा अजल बने हैं, और अब उसके बाद फिर यूनाइटेड नेशन बनी, आपको पता है, फिर पूरी यूरोपीय यूनियन बनी, और उसके बाद इन लोगों ने इत्तेफाक किया। नहीं, उसके बाद ये तय हुआ कि अब यूरोप, अमेरिका और इंग्लैंड जो है ये मिल के रहेंगे, और उसके बाद हमने देखा कि वो जंग नहीं हुई है। तो इसके बाद जो इजराइल कर रहा है, तो फिर खर्चा है कि ये जंग किसी बड़े पैमाने का सबब बन सकती है, थर्ड वर्ल्ड की तरफ जो आ रहा है ना, कि ये कोई बहुत बड़ी जंग अजीम हो सकती है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, तो मे भी अल्लाह ना करे, लेकिन कहा जा रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है। लेकिन अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुई तो इसमें मुसलमान किस तरफ खड़े होंगे? मुसलमान में सिर्फ एक मुल्क नहीं है, जितने इस्लामी ममालिक हैं वो सब किस तरफ खड़े होंगे? और असल में ये हिस्ट्री है क्या? आखिर ये मस्जिद अक्सा, पहला बैतुल मक़दस जो हमारा है, ये आखिर क्यों किबला अव्वल इतना ज़्यादा मुतनाज़िब बना हुआ है? मस्जिद अक्सा की हिस्ट्री क्या है, और फ़लस्तीनियों में और ज्यूइश कम्युनिटी के अंदर क्या क्या डेडलॉक्स है? इस पर एक बड़ा ब्रीफ पैकेज हमने तैयार किया है, वो देखिए। बैतुल मक़दस की आज़ादी के ख्वाब सजाए फ़लस्तीनियों की दास्तान तकरीबन 1 सदी पर फैली हुई है, जिससे आज हमारी नई नस्ल बिल्कुल ही नावाकिफ है। अहले फ़लस्तीन की कहानी रोशनाई से नहीं बल्कि उनके खून से लिखी गई है। अल-कुद्स फ़लस्तीन का शहर और दारुल हुकूमत है। ये यहूदियों, मसीहियों और मुसलमानों तीनों के नज़दीक मुक़द्दस है। यहाँ मुसलमानों का क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा और गुम्बदुस सखरा वाक़ हैं। बैतुल मक़दस अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सरज़मीन फ़लस्तीन में वाक़ है। जिस वक्त दुनिया पर इस्लाम का सूरज उरूज पा रहा था, उस वक्त क़िबला अव्वल पर ईसाई रोमियों का कब्जा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दस की आज़ादी की खुशखबरी सुनाई। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत 16 हिजरी में बैतुल मक़दस को आज़ाद कराया। 66 हिजरी और 86 हिजरी के दरमियान खलीफा अब्दुल मुल्क बिन मरवान ने मस्जिद अक्सा की तामीर शुरू कराई, और सन 86 हिजरी और 96 हिजरी के दरमियान उनके साहिबजादे खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क ने इसकी
तामीर मुकम्मल और तज़ीन व आराइश की। बैतुल मक़दस की ये मुक़द्दस सरजमीन तकरीबन अब्बासी दौर तक मुसलमानों के पास रही। फिर सलीबियों ने अपने फातिमी खुलफा के साथ गद्दारी और धोखा किया और 70,000 से ज़ायद मुसलमानों को शहीद करते हुए बिलाखिर 492 हिजरी बमुताबिक सन 1099 को बैतुल मक़दस को मुसलमानों से छीन लिया। इसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए तकरीबन 16 जंगें लड़ी और बिलाखिर 538 हिजरी बमुताबिक सन 1187 ईस्वी में बैतुल मक़दस को सलीबियों से आज़ाद करवा लिया। बाद में पहली जंग अजीम दिसंबर 1917 के दौरान में अंग्रेजों ने बैतुल मक़दस और फ़लस्तीन पर कब्जा करके यहूदियों को आबाद होने की आम इजाज़त दे दी। नवंबर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने धांधली से काम लेते हुए फ़लस्तीन अरबों और यहूदियों में तकसीम कर दिया। 14 मई 1948 में अमरीका, बरतानिया और फ्रांस की साजिशों से अर्ज़ फ़लस्तीन के खित्ता में सहूनी सल्तनत कायम की गई। तीसरी अरब इसराइल जंग जून 1967 में इसराइलियों ने बाकी फ़लस्तीन और बैतुल मक़दस पर भी तसल्लुत जमा लिया। सन 1948 में इसराइल के क़याम के बाद यूरोप से आए हुए गासिब यहूदियों ने हज़ारों साल से फ़लस्तीन में आबाद फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीनों और जायदादों से बेदखल करके उन्हें कैंप्स में निहायत अबतर हालत में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर कर दिया। 21 अगस्त 1969 को एक ऑस्ट्रेलवी यहूदी डेनिस माइकल रूहान ने क़िबला अव्वल को आग लगा दी, जिससे जुनूब मशरिकी जानिब एन क़िबला की तरफ का बड़ा हिस्सा शहीद हो गया। दरअसल यहूदी इस मस्जिद को हैकल सुलेमानी की जगह तामीर करदा इबादत गाह समझते हैं और इसे गिराकर दोबारा हैकल सुलेमानी तामीर करना चाहते हैं। इसराइली यहूदियों की जारहाना कार्रवाइयों हजारों लाखों फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद, जख्मी या बेघर हो चुके हैं और लाखों अफराद कैंप्स के अंदर काबिल रहम हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। मुस्लिम ममालिक समेत दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। बात करेंगे जी क्रिकेट की, और क्रिकेट में हम बात करेंगे हमारे फ़खर की और फ़खर इमाम की कि क्या उन्होंने छक्के लगाए। फ़खर सिर्फ अपने घर वालों का फ़खर नहीं रहे, पूरी पाकिस्तानी कौम का फ़खर है। मैं कहती हूँ वो निज़ाम कुदरत जो ट्विटर पर चल रहा था ना टॉप ट्रेंड, तो वो बाद में कहा गया कुदरत का निज़ाम नहीं, फ़खर का निज़ाम चल रहा था कि फ़खर ने क्या कुछ नहीं किया। मैं कहती हूँ कि क्या आपने रन रेट को आगे बढ़ाया नहीं, ही वाज सो कंसिस्टेंट थे। वो कह रहे थे कि 200 डबल सेंचुरी स्कोर करूंगा। हमारे पीसीबी को एक रिग्रेट रहेगा कि अगर पहले मैच से ही फ़खर को मौका दिया होता तो फिर हम अगर मगर की जुस्तजू में ना रहते। नहीं, तो वो इमामुल हक को भी यही सोच के दिया गया था कि शायद कोई अच्छा परफॉर्म कर दें, लेकिन एक मैच में जब नहीं किया, 2 मैच में नहीं दिया, तो एटलीस्ट उनको ये डिसीजन पहले लेना चाहिए था। वीरेंद्र सहवाग ने उन्हें इतना अप्रिशिएट किया, विराट कोहली ने उन्हें इतना अप्रिशिएट किया, बल्कि मैं सहवाग का ट्वीट पढ़ी थी, उन्होंने कहा इसमें प्रोटीन भी है और इसमें जज्बा भी है। फ़खर को जज्बा भी है, प्रोटीन भी है और उनमें ये कैपेसिटी भी है कि वो अकेले ही कैरी करके टीम को विनिंग जो है ना माहौल के अंदर लेके जा सकते हैं। एब्सोल्युटली। और मैच विनर प्लेयर जो है ना फ़खर ज़मान है। इसी पर बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद याहिया हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया याहिया, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। याहिया साहब, क्या कहेंगे, जितना ज़बरदस्त खेल खेला गया ख़ास तौर पे फ़खर को, और फाइनली बाबर आजम जिन पर बड़ी तनकीद हो रही थी कि वो कैप्टेंसी में भी उस तरीके से पूरे नहीं उतरे उम्मीदों पर, और इंडिविजुअल उनकी बैटिंग जो थी वो भी बड़ी मायूस कुन थी। अब आपको लगता है कि जो मोराल हाई हुआ है अगले मैचेस में भी हमें ये कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी? सबसे पहले तो वजाहत और फिजा आपको अस्सलाम वालेकुम। और जहां तक आपने टीम पाकिस्तान की कारकर्दगी की बात की, कोई शक नहीं है इसमें कि टीम पाकिस्तान ने सारे बॉक्सेस को टिक किया है और टीम पाकिस्तान ने यहाँ पर कामयाबी हासिल की है और उम्मीदों के चिरागों को एक बार फिर टीम पाकिस्तान ने रोशन किया है। और कलेक्टिव एफर्ट अगर आप इसको कहें तो बिल्कुल आप बोल सकते हैं, जिस तरह फ़खर ने बाबर आजम के साथ पाकिस्तान टीम को फतह की राह पर गामजन किया। बट पाकिस्तान क्रिकेट में एक चीज़ है इंडिविजुअल ब्रिलियंस, उसकी वजह से हमने कई बार जो है वो हारी हुई बाजी को जीत में तब्दील किया है। और इस बार भी आपने देखा बेंगलुरु के चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में, जहाँ पर इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो है वो सारी चीज़ों पर हावी आ गई। और फ़खर ज़मान जो कि 18 जून 2017 को लंदन के ओवल के मैदान पर चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खिलाफ सेंचुरी बनाकर फ़खर पाकिस्तान बने थे, एक बार फिर उन्होंने जनाब लोगों से ये खिताब दोबारा हासिल किया फ़खर पाकिस्तान का। 11वीं सेंचुरी नहीं है ये फ़खर पाकिस्तान की भारत में एक ऐसी तारीखी फतह है जिसके बारे में जितना लिखा जाए, जितना कहा जाए वो कम। एब्सोल्युटली, क्या खूबसूरत पर इनिंग्स खेली है फ़खर ने भी। अच्छा, दूसरा ये कि अब हमारे फिर सूरत हाल तो वही है ना
कि हमने आगे इंग्लैंड को बड़े अच्छे मार्जिन से हराना है, क्योंकि न्यूजीलैंड भी है। अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा देता है तो फिर हमारे कुछ चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन अगर न्यूजीलैंड जीत जाती है श्रीलंका से फिर हमारे चांसेस कम हो जाएंगे। बड़े अगर मगर की सूरत हाल है। तो क्या व्हाट डू यू थिंक आगे नेक्स्ट मैच? इंग्लैंड अभी तक आई थिंक एक मैच जीता है, उसके अलावा तो कोई भी नहीं जीता, तो ईजी होगा डिफेंडिंग चैंपियन को हरा देना हमारे लिए? मैंने कुछ आज से 2 हफ्ते पहले, जब ये पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच हुआ भी नहीं था और अफगानिस्तान के हाथों फिरोजशाह कोटला में इंग्लैंड को एक हैरानकुन नाकामी से 2-4 होना पड़ा था, उस वक्त मैंने ट्वीट किया था कि मुझे लगता है कि 11 नवंबर को पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो मैच है वो इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। अच्छा। और अब आप देख लीजिए कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच जो है, चाहे श्रीलंका मैच जीते चाहे न्यूजीलैंड मैच जीते, इस मैच की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ। क्योंकि पाकिस्तान को इंग्लैंड को हर हाल में हराना है सेमीफाइनल खेलने के लिए, और अब ये जो कोलकाता है वो पाकिस्तान के लिए इस टूर्नामेंट का एक अहम पड़ाव बन चुका है। जिस तरह हैदराबाद दक्कन का राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जहां हमने 2 वार्म अप मैच खेले, नीदरलैंड के साथ श्रीलंका के साथ इब्तदाई 2 मैच खेले, कामयाबी हासिल की। अगर पाकिस्तान की टीम यहाँ पर इंग्लैंड को हराती है और न्यूजीलैंड की टीम या तो श्रीलंका से हार जाती है या जीतने के बावजूद पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसी टोन सेट करती है कि पाकिस्तान इंग्लैंड को हराए और अच्छे मार्जिन से हराए और सेमीफाइनल में पहुंचे, तो पाकिस्तान का सेमीफाइनल में कोलकाता में ही मुकाबला होगा भारत के साथ। क्या बात है, क्या मजा आ जाएगा। वाह, वाकई में बड़ा वो एक बड़ी नफ्स की गेम होगी और हमारे लिए बड़ी एक्साइटमेंट होगी सबके लिए। अच्छा, यही आपने नोट किया कि कल परसों जब ये मैच था पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ, तो भारतीय जो स्पेक्टेटर्स थे वो बड़ा ज़्यादा पाकिस्तान के हक में चांटिंग कर रहे थे और पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट कर रहे थे। तो ये बड़ी एक मेरे लिए हैरत अंगेज चीज़ थी कि उनको भी खुशी थी कि ठीक है हमारा बड़ा राइवल है, लेकिन ये भी ज़रा आगे आए, कोई दोबारा एक चांस मिले पाकिस्तान और भारत को खेलने का। अच्छा, ये बताएं कि अब इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? बाबर आजम से तवक्को जो थी इस मैच में तो वो पूरा उतरे हैं, कैप्टेंसी को लेकर आपको क्या लगता है, विनिंग स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी? यार देखिए, बात दरअसल ये है कि अभी जो पहला सवाल का आपका हिस्सा था कि पाकिस्तान टीम को इंडिया में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया, इंडिया के जो मामलात इस वक्त आपको पता है किसी से ढके छुपे नहीं है। वहां पर मुसलमानों के हवाले से जिस तरह जमीन तंग की जा रही है, जिस तरह उन पर मुजालिम ढाए जा रहे हैं, आपने देखा कि 5 विकेट की परफॉर्मेंस के बाद वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में मोहम्मद शामी जो है वो घुटनों के बल बैठे, लेकिन एक लम्हे पे लगा के वो सजदा शुक्र अदा करेंगे, उन्होंने किया नहीं किया। उसके बाद अब आपने बात की कि इंडिया में पाकिस्तान टीम को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया। ऐसा नहीं है कि लोग इंडिया में पाकिस्तान टीम को खेलता हुआ नहीं देखना चाहते, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के सपोर्टर इंडिया में मौजूद नहीं है। बात दरअसल ये है कि अगर इंडिया की टीम इंडिया में ना खेल रही हो तो इंडिया में सबसे पॉपुलर, सबसे मकबूल, सबसे मशहूर टीम पाकिस्तान की है, जिसको लोग जीतता हुआ देखना चाहते हैं, जिसको लोग भारत के साथ खेलता हुआ अपनी सरजमीन पर देखना चाहते हैं। तो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही और पहले 2 मैच जीतने के बाद हम 4 मैच हार गए अनफॉर्चुनेटली, पर टूर्नामेंट में हमने बाउंस बैक किया और हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस है वो सबके सामने है। और आपने बात की कि पाकिस्तान और भारत का सेमीफाइनल में टकराव, तो डेफिनेटली ये क्रिकेट का एक बहुत बड़ा मुकाबला होगा। आपको याद होगा 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में जो है वो हमारा मुकाबला हुआ था भारत के साथ, और इस मैच को जो है वो फाइनल से पहले एक फाइनल कहा गया था। बाकायदा उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी उसी दिन की थी, उससे पहले जो मैचेस होते रहे उसमें कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं की गई थी, क्योंकि वो उस मैच की इंपॉर्टेंस की वजह से सेरेमनी जो है वो टेलीकास्ट भी नहीं की गई थी, वो सिर्फ स्टेडियम में बैठे हुए लोगों के लिए ही ये बात है। वैसे आई मिस्ड, मुझे लगा मैंने मिस की है, लेकिन अच्छा है किसी ने भी नहीं देखी, सिर्फ स्टेडियम वाले एंजॉय करते रहे। लेकिन मुझे शाहीन से थोड़ा सा गिला है। आप ये देखिए, नंबर 1 बॉलर उनकी जब आती थी ना रैंकिंग, जब उनका टीवी पर स्क्रीन पर आता था शाहीन अफरीदी इज़ गोइंग टू प्ले फॉर हिज ओवर, और उसके बाद उनका नंबर 1 बॉलर आता था, लेकिन उन्होंने 100 रन खा लिया, कोई विकेट नहीं ली। मैं उन पर बड़ा हैरान थी। पर प्लस ये कि अब आगे आने वाले जो हमारा इंग्लैंड के साथ मैच है वो तो होगा जो कल साउथ अफ्रीका को जो अपसेट हुआ है, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। मुझे था 2 बेस्ट टीम्स का मुकाबला होगा और मैं तो हैरान हो गई कि साउथ अफ्रीका को हुआ क्या। बात दरअसल ये है कि पहले तो आप 10 रन कम कर लें, 90 रन दिए 10 ओवर में शाहीन शाह अफ्रीदी की तारीख में
ये तरीन बॉलर बनने नाराज हो जाएंगे वो आपसे। उन्होंने जितने रन देने उतने आपने ऐड कर दिए, तो 90 रन उन्होंने दिए। बट जहां तक आपने बात की कि नंबर 1 बॉलर और कारकर्दगी, देखिए वो जो पानी का बहाव होता है ना, उसमें बड़ी से बड़ी चीज भी बह जाती है। तो उस दिन एक रन्स का सैलाब आया था, न्यूजीलैंड के बैट्समैन जो थे वो बल्ला नीचे रखने के मूड में थे नहीं, बस उन्होंने छक्के चौकों के साथ डील करना था। और शाहीन शाह अफरीदी जो है वो डेथ ओवर में तो फिर आप या तो विकेट लेते हैं या फिर आपकी पिटाई होती है, तो शाहीन शाह अफरीदी के साथ ये हो गया। आपने बात की इंग्लैंड के साथ मैच की, तो वो एक नया मैच होगा, एक नया ग्राउंड होगा, और इंग्लैंड की टीम बिल्कुल आपने ठीक कहा गिरी हुई है, दिफाई चैंपियन है, बट इस टूर्नामेंट में उन्होंने वैसा परफॉर्म किया नहीं जैसा कि उनसे उम्मीद थी। वो लास्ट मैच ऑस्ट्रेलिया से हार गए हैं, तो पाकिस्तान टीम को इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए और अच्छे तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हारने वाली इंग्लैंड की टीम जो है उसको हराना चाहिए। जहां तक आपने इस हवाले से गुफ्तगू की है कि क्या पाकिस्तान टीम में किसी तब्दीली की गुंजाइश है, तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि आप इस कॉम्बिनेशन के साथ तो कोलकाता में उतर नहीं सकते, और आपको ये सोचना होगा कि आपको एक स्पिनर अपनी लाइनअप में रखना होगा। अभी हमारा ये एक अनफॉर्चुनेटली मसला है कि हमारे जो स्पिनर नाइब कैप्टन शादाब खान है, उनके हवाले से अभी हम कुछ तय कर नहीं पाए कि उनको रखना है या निकालना है। और अगर हम उनको निकालते हैं तो डेफिनेटली ट्रेवल रिजर्व में शामिल अबरार एक बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि उनको किसी ने देखा नहीं है। तो अगले 2 मैचों में अगर हम क्वालिफाई करते हैं सेमीफाइनल के लिए, तो हमारा एक सीक्रेट वेपन वो हो सकते हैं। अच्छा याहिया, हमें जी हमें सर मसला ये है कि एक तो हमारे पास स्पिनर एज सच है भी नहीं है, और दूसरा हमें ये बहुत फील हो रहा है कि चलें लास्ट मैच में तो हमने स्पिनर्स को अच्छा खेला, लेकिन कलेक्टिव अगर ओवरऑल मैचेस की बात करें तो स्पिनर्स को हमारे बैट्समैन उस तरह खुलकर एक पाँव आगे निकाल कर जो खेलते हैं उस तरह हमें वो खेलते नज़र नहीं आए हैं। तो आपको क्या लगता है बैटिंग स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए? वजात बात दरअसल ये है कि ना हमारे बैट्समैन स्पिनर को सही तौर पर खेल पा रहे हैं, ना हमारे स्पिनर सही तौर पर बॉल डाल पा रहे हैं, तो हम दोनों तरफ से ही फंसे हुए हैं। ना हमारे स्पिनर चल रहे हैं, ना हमारे बैट्समैन स्पिनर के ऊपर रन्स कर रहे हैं। बट कम से कम आखिरी मैच के हवाले से तो आप ये बात नहीं कर सकते। लास्ट मैच में ईस्ट टू मिचेल सेंटनर और उसके अलावा गेवन स्लेफ्ट बाबर और उनके साथ जो फखर थे बहुत अच्छा खेले और अच्छा डील किया, अच्छा उनको मारा भी। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान टीम जो है वो अब जो कुछ हो चुका है उसको पाकिस्तान टीम को भूल जाना चाहिए, पाकिस्तान टीम को सिर्फ आगे देखना चाहिए। फाइनल सेमीफाइनल के तो हम बात कर रहे हैं, तो फाइनल की क्या आपकी नज़र है, प्रेडिक्शन क्या है? आपको क्या लगता है कि फाइनल तक क्या हमारी टीम पहुंचेगी? मुझे लगता है इंडिया तो एब्सोल्युटली होगा उसके साथ सेमीफाइनल में वो भी हार सकता है, इसमें कल के मैच के बाद आई डोंट एक्सपेक्ट कि वो हारेगा। साउथ अफ्रीका क्या रन तोड़ मशीन थी और कल 85 पर ऑल आउट। देखिए फिजा, बात दरअसल ये साउथ अफ्रीका का जो सबसे बड़ा मसला है वो उनके कप्तान टेंडा बबूमा है, जो जबरदस्ती इस टीम को लीड कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा। रिजा हैंड्रिक्स को उनकी अदम मौजूदगी में टीम में शामिल किया गया था, और जुनूबी अफ्रीका की जो टीम है वो एक एग्रेसिव टीम है। और आप अगर बात करते हैं लास्ट मैच की, जो ईडन गार्डन कोलकाता में भारत और जुनूबी अफ्रीका का हुआ, लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जिस पिच के ऊपर भारत ने 326 किए वहां पर जुनूबी अफ्रीका की टीम 100 रन भी नहीं कर सकी। तो आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये एक मुश्किल पिच थी जिस पर बैट्समैनों को खेलना इतना आसान था नहीं। मैच के सेंचुरी मेकर विराट कोहली ने मैच के बाद कहा कि ये ट्रिकी पिच थी और इस पिच के ऊपर बॉल जो है वो बैट के ऊपर आ नहीं रहा था। आप भारत की इनिंग को देखें, जब रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, तो एक मरहले पर जब रोहित और शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे, भारत के रन बनाने की औसत 9 रन की ओवर थी। जब कोहली और सुरेश अय्यर बैटिंग कर रहे थे, वो औसत 9 से गिरकर 5.5 तक आ गई जी। तो आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि जिस तरह इंडिया ने स्टार्ट किया था, अगर जुनूबी अफ्रीका की टीम अपने रियल पोटेंशियल के ऊपर उसी तरह आती, भारत के खिलाफ अटैक करती, तो शायद डिफरेंट सिचुएशन होती। लेकिन वो बैकफुट पर गए, शेल में जाते रहे, और इस वजह से भारत के जो बॉलर थे उन पर चढ़ गए। अच्छा याहिया, एक और बड़ा फैक्टर है, अगला जो हमारा मैच होगा वो तो डू एंड डाई का मैच होगा हमारे लिए। सेमीफाइनल भी वही होगा, फाइनल भी वही होगा। हम ये देखते हैं कि जब कोई चेस करना होता है, स्कोर को टारगेट अचीव करना होता है, तो हमारी टीम साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा नर्व्स में जो है ना वो बड़ी डाउन नज़र आती है, प्रेशर का शिकार नज़र आती है। साइकोलॉजिकली हमें कैसे इस मैच को फेस करना होगा, किस तरीके से मैदान में उतरना होगा? देखिए वजात, अब आपके पास ना सोचने का मौका है, ना देखने का मौका है, ना लिखने का मौका है, डू एंड डाई का मौका है।
अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है ना, वो जो डर गया वो मर गया, ये दीवार पर लिखा हुआ है। और दीवार पर लिखा हुआ है कि जीत लो और हासिल कर लो, और जो डर गया वो घर गया। हाँ बिल्कुल, इसके अलावा पाकिस्तान टीम के पास कोई ऑप्शन है नहीं। और अब पाकिस्तान टीम ने जिस तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ जब 402 रन चेस कर रही थी टीम, कश्तियां जलाकर बिल्कुल ऑल आउट जाकर पाकिस्तान ने मैच खेला। अब इंग्लैंड का मैच भी आपने इसी तरह खेलना है, और सेमीफाइनल तो वैसे ही फाइनल में पहुंचने का एक रास्ता है। तो पाकिस्तान टीम को आप पीछे देखना नहीं है मुड़कर, पाकिस्तान टीम को सिर्फ आगे ही बढ़ना है। और अगर आप आगे बढ़ेंगे बहादुरों की तरह, तो फिर बहादुरों की तरह आपको आपकी मेहनत का सिला भी मिलेगा। अच्छा, एक मैं मीम देख रही थी कि केन विलियमसन कह रहे हैं कि ये गलत बात है, बाकी सब मैचेस में इमामुल हक थे, हमारी बार आप फखर को ले आए हैं। गिला तो उनका बिल्कुल ठीक है। तो ये उनका गिला भी वो कह सकते हैं, वो कह सकते हैं। वो कह सकते तो आगे फाइनल के लिए मैं आपको पूछना चाह रही थी कि व्हाट डू यू थिंक कि आगे फाइनल में कौन आपको नजर आ रहा है? इंडिया में मुझे तो लगता है इंडिया एब्सोल्युटली है फाइनल में। अच्छा फिजा, मुझे नहीं पता कि आप इस वर्ल्ड कप की जो मॉर्निंग शो जिस तरह करती हैं, ट्रांसमिशन करती हैं या नहीं करती। मैं तो आपको कहूंगा कि 11 तारीख को भी मिठाई का डब्बा अपने सेट पे रखिएगा, और 15 तारीख को भी। अच्छा। और खुद भी खाइएगा मिठाई, अपने सेट बाकी को भी खिलाई। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, मतलब कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि हमारी टीम जीत रही है। यानी कि याहिया साहब ने प्रेडिक्ट कर दिया है कि मिठाई का डब्बा रखें, और ये कोई इंडिया की वजह से नहीं वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा। हाँ जी याहिया भाई, यही आपकी बात का मतलब लिया जाए ना? देखिए वजह बीइंग अ पाकिस्तानी तो हमारी विश भी यही है, हमारी ख्वाहिश भी यही है। और वर्ल्ड कप जीतना तो अलग बात, इंडिया में वर्ल्ड कप जीतना, इंडिया को हराकर जीतना, मेरा ख्याल है इससे बड़ा वर्ल्ड कप हो नहीं सकता। इससे बड़ा वर्ल्ड कप होने, और अल्लाह करे आपकी ज़बान मुबारक हो, और उस दिन हम मिठाई के टोकरों के साथ यहाँ पे मौजूद हों और आप हमारे साथ हों, आप हमें मुबारक दे रहे हो, हम आपको मुबारकबाद दे रहे हो। बहुत शुक्रिया। सैयद याहिया हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन जो भी है, इंग्लैंड पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई की पोजीशन इख्तियार कर चुका है, और उसके साथ हमें पाकिस्तान की फतह के लिए ही सिर्फ दुआएं नहीं करनी है, न्यूजीलैंड के हारने की भी दुआ करनी है हमने। न्यूजीलैंड, श्रीलंका जीत जाए, न्यूजीलैंड हार जाए, अगर वो ऐसा नहीं होता तो फिर उसके बाद जो है वो हमारा इंग्लैंड को एटलीस्ट 130 रन्स के मार्जिन से हराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, लेकिन इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे ज़रूर सेमीफाइनल में, और फाइनल तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन आप ये देखिए, जो हमारे विराट कोहली, हमारे नहीं लेकिन ही इज़ एब्सोल्युटली ऑसम बैटर, जो इंडियन है बैटर विराट कोहली भाई, उन्होंने जो अपनी लास्ट सेंचुरी कल के मैच में जो स्कोर की है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, सचिन के मुकाबले में पहुंच, हाँ, लिटिल मास्टर के बराबर पहुंच चुके हैं। 49 सेंचुरी जो है वो उनकी हो चुकी है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला भी, और कल उनकी बर्थडे भी थी। अपने जश्न में अपने जो जन्मदिन है उसका भरपूर तरीके से उन्होंने जो है ना सेलिब्रेट किया है। बोला अपने जन्मदिन पर सेलिब्रेट, वो भारतीय ज़बान में अपने जन्मदिन अपनी बर्थडे पे उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को विश किया है, बल्कि उन्होंने अपनी सेंचुरी बनाकर ना अपनी सालगिरह की खुशियों में पूरे भारत को शामिल किया। 463 रन्स उन्होंने बना लिए हैं, और ये इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने बनाए थे, जो छोटे से हमारे बैटर थे, लिटिल मास्टर। और अब जो है वो 463 मैचेस में एग्जैक्टली 463 मैचेस खेलकर उन्होंने 49 सेंचुरियां बनाई हैं। अच्छा, ये बहुत अचीवमेंट की बात होती है। आई स्टिल रिमेंबर विराट पे इतना टफ टाइम आया था जब ये कैप्टन भी थे, और इंडियन मीडिया इसको जो है वो बहुत ज़्यादा इस पर तनकीद कर रहे थे, और इसको कहते थे कि इसको कैप्टनसी ले ली गई थी, क्योंकि आपको याद होगा विराट जब कैप्टन थे तो पाकिस्तान के साथ मैच हुआ था, और ऐसी शानदार फतह थी कि बाबर और रिजवान ने विदाउट एनी विकेट ये वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया था। उसके बाद फिर इनकी बैटिंग भी नहीं चल सकी, तो मुसलसल बड़े ये डिप्रेशन का शिकार रहे थे। इनको बड़ा सपोर्ट किया था, दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, इवन कि विराट बड़ा इनको बैकअप करते हैं। एग्जैक्टली, तो अभी आई थिंक ये दोस्ती जो है इसमें हमारे बाबर आजम को भी वही जो है ना उसकी ज़रूरत है, तो विराट भी थोड़े हमारे कैप्टन को बूस्ट करे ताकि वो मज़ीद अच्छा परफॉर्म करे। हमें जाना ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद ब्रेकिंग दे दें। एग्जैक्टली, ब्रेक के बाद खबर दे देते हैं जी आपको। जो हमारे लीगी कायद है नवाज शरीफ, उनकी 4 साल बाद पार्टी सेक्रेटेरिएट आमद है। मरियम नवाज भी उनके हमरा मौजूद थी।
दोनों पहुंचे हैं यहाँ पर। मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं, एक हैं कायद नवाज शरीफ, और 4 साल बाद वो पहुंचे हैं जी पार्टी सेक्रेटेरिएट। अब देखना बड़े ये है लंबे अरसे के बाद नवाज शरीफ साहब अपने पार्टी सेक्रेटेरिएट पहुंचे हैं। क्या क्या क्योंकि इससे फैसले पहले होते हैं? उसके बाद वो लंदन चले गए थे और उसके बाद वो पाकिस्तान पहुंचे हैं, और अब 4 साल के बाद पार्टी सेक्रेटेरिएट नवाज शरीफ पहुंचे हैं मरीम नवाज के हमरा, जहां पर अहम इजलास होगा जिसकी वो सदारत करेंगे, और मरीम नवाज भी लीगी कायद के साथ मौजूद हैं। बैक टू द प्रोग्राम। हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं अभी वो ये है कि तमाम लोग जो माँ बाप होते हैं ना, उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि जल्द से जल्द जो है अपने बच्चों को अपने हाथ से ब्याह कर उनको अपने घर का कर दें, और फिर एक बड़ा मैंने देखा है जिम्मेदारी से फारिग हो जाएं पेरेंट्स को टाइम बहुत से। ज़्यादा टेंशन होती है कि हमारे बाद इनको कौन देखेगा, कौन करेगा, तो पहले ही अपने अपने घर के हो जाए। ख़ास तौर पे बेटियों की बड़ी ज़्यादा उनको टेंशन होती है पेरेंट्स को। तो उसके लिए ये है कि अच्छे रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। क्या क्राइटेरिया हो, किस तरह से देखा जाए, क्योंकि समटाइम्स तो ऐसा होता है कि क्राइटेरिया सिर्फ पैसा देखा जाता है, चाहे लड़की वहाँ पर रहे सही से, खुश रहे ना रहे वो छोड़ के, और कुछ समटाइम ऐसा होता है उसके अलावा दूसरे मसले ये हैं कि मारना पीटना तक चलता है। मारना पीटना, कुछ दूसरी चीज़ें ये होती हैं कि अच्छे से अच्छे रिश्ते की तलाश में ना अच्छे से अच्छे रिश्ते की तलाश में लड़कियों की उम्रें गुजर जाती हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है हमारे यहाँ, क्योंकि सोसाइटी टैबूज ऐसे हैं, बरादरी में ही करना है, बरादरी ज़िद होती है, फिर ऐसा होता है कि बरादरी की ज़िद के चक्कर में लड़की को ऐसे लड़के के हवाले कर दिया जाता है जो कि शायद ये डिज़र्व भी नहीं करता कि उसकी शादी उस लड़की से हो। तो पेरेंट्स को इस लिहाज से बहुत सोचने की ज़रूरत होती है। उसके अलावा भी आप ये देखिए कि इतने ज़्यादा डिमांड्स होते हैं ना, लड़की की उम्र इतनी हो, लड़की का रंग गोरा हो, और लड़की के इतनी पढ़ाई की हो, मतलब कि लड़का कुछ है या नहीं है, जहेज को लेकर बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं। फिर उसके बाद आपने जो मेहमानों को बुलाना है, उनका खाना पीना करना, वो सब रसूमात करना, ये बहुत बड़ा है। अच्छा कुछ टाइम से ना ऑनलाइन बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा ऑनलाइन हुआ है, और एक और चीज़ बहुत ज़्यादा चेंजिंग हमें देखने में ये नज़र आई है कि आज से 8-10 साल पहले बहुत कम उम्र के अंदर ही, यानी कि 24-25 साल की उम्र में रिश्ते हो जाया करते थे, शादियां हो जाया करती थी। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम पता नहीं क्या वजह है, वजह नहीं इसकी हमें मालूम, लेकिन अब लेट मैरिजेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, शादियां बहुत ज़्यादा लेट हो रही हैं। इसी सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइफ कोच बिल्कुल वो हमारे साथ इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन आरिफ सिद्दीकी साहब है हमारे साथ। आरिफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ, आरिफ सिद्दीकी साहब लाइफ कोच हमारे साथ मौजूद हैं, उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। आरिफ साहब वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। जो जिस इशू पर हम बात कर रहे हैं, आरिफ साहब आपको आवाज़ आ रही है? अगर आपको आवाज़ आ रही है तो बिल्कुल ठीक हो गया। आरिफ साहब ये बताइएगा कि इस टाइम पे हमारे जो सोसाइटी मसला है, बहुत बड़ा मसला ये है कि लड़कियों की उम्रें निकलती जा रही हैं, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, और अगर अच्छे रिश्ते मिल भी रहे हैं तो उम्र का एक हिस्सा गुजर चुका है, और उसके बाद डिमांड्स की इतनी लंबी लिस्ट है कि पेरेंट्स उससे परेशान हो जाते हैं। जी मैडम, मैं अपना बयान दे दूं? सर आपका ही बयान लेना है आरिफ साहब, आपका ही बयान चले। लेना है। सबसे पहले तो मैं वजाहत साहब से नाराज हूं आज। क्या हो गया सर? देखिए मैडम ने तो खातून होके खातूनी की बात करनी थी कि खातून की मारपीट होती है, जहेज की ज्यादती होती है, खातून पे जुल्म होते हैं। आपको कम से कम चीजों को बैलेंस करना चाहिए था कि डिमांड्स तो खातून की तरफ से आती है कि बड़ी इतनी होनी चाहिए, लड़के की तनख्वाह इतनी होनी चाहिए, लड़के का घर यहाँ पर होना चाहिए, लड़के की गाड़ी यहाँ पर होनी चाहिए, और वगैरह वगैरह। अरे भाई ये पोर्शन मैंने आपके लिए छोड़ा ना, इसका जवाब आप मेरे से बेहतर तरीके से देंगे। जी वो आपने चूंकि ये तो साथ बैठने मैडम के, तो आपने ये ना मेरे जिम्मे डाल दिया। अच्छा ठीक हो गया। लेकिन अच्छा मुझे इतनी ज़्यादा डिमांड्स नहीं होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ ठीक है, बॉयज़ की तरफ से भी लड़की की तरफ से भी डिमांड्स होती हैं और डिमांड्स की भी जाती हैं, लेकिन एट द एंड इवेंचुअली मुझे ऐसा लगता है कि लड़के की फैमिली उसकी तरफ से ज़्यादा डिमांड्स आती हैं, और स्पेशली लड़की के जो अपीयरेंस है ना, उसको ज़्यादा करैक्टराइज करके ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। मैडम जो ना, जहाँ तक सूरत की बात है, उसकी अपीयरेंस की बात कर रही हैं, ये तो हमारे यहाँ इस्लाम में भी उसूल बात बताते हैं, ये रवायत में आता है कि जब आप किसी लड़की से शादी करते हो तो उसमें 3 चीजें होती हैं, उसका हुस्न, उसका मालो दौलत, और उसका जो नस्ब है वो, और उसमें वो तजवीज करते हैं कि तकवा और नस्ब ज्यादा बेहतर है। तो ये तो शुरू से ऐसा आता है कि जब लड़की को देखा जाता है तो देखा जाता है कि वो गुड लुकिंग कितनी है, उसके मैनर्स कैसे हैं, उसका नस्ब क्या है,
शादी तो इन्हीं बुनियादों पर होती है। अब अगर कोई ये कहे कि नहीं ऐसा नहीं होता तो ये खुद को तसल्ली देने वाली बात है। अब आपकी जो पहली बातें थी उनके ऊपर वापस आता हूँ, जहां से आपने सारा इंट्रो लिया है कि शादियां लेट हो रही हैं। तो लेट भी पहली बात तो डिमांड्स की वजह से हो रही हैं। लड़कियां और लड़के की फैमिली ये डिमांड करती हैं कि लड़का वेल सेटल्ड हो, एस्टेब्लिश हो। अब हमारा एजुकेशन सिस्टम 25 से 28 साल तो लड़के के ले जाता है तालीम में, यूनिवर्सिटी में। 4-5 साल उसे चाहिए सेट होने के लिए। 35 इयर्स अब ये आम सी एज हो गई है। अब या तो अपने मेयार को कम करें या फिर वेट करें। दिस इज नंबर 1। दूसरी बात, जो लड़के वालों की डिमांड्स हैं, डेफिनेटली आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि लड़के वालों की डिमांड्स बाज़ औक़ात अनएथिकल भी हो जाती हैं। लेकिन इन चीजों को भी दोनों तरह से देखना चाहिए हमें कि लड़के वाले जो डिमांड कर रहे हैं कि लड़की ये रखे, तो क्या लड़की वाले बाद में अगर ऐसा नहीं होता तो उसे जायदाद में से हिस्सा दे रहे हैं? वो नहीं दे रहे। अब प्रॉब्लम की सोसाइटी की है। सोसाइटी की समझती है कि लड़की को इसका जायज हिस्सा तो मिलना नहीं है, मैं इसे जेब का मुतालबा कर लूं। लड़की वाले कहते हैं कि वहां जाके पता नहीं क्या हो, मैं बरी में जेब तक में वो सारा कुछ ले लूं। आप जुल्म देखिए शादी के लिए। मैडम, लड़की की तो डिमांड ही नहीं होती। आपको अभी रिसेंटली मेरे शादी थी, सिर्फ लीमे का ब्यूटी पार्लर का बिल 1,75,000 का दिया उन्होंने। 3.5 लाख रुपए का लहंगा लगा। और लहंगा जो है मैडम, वो लहंगा सुन्नत रसूल में नहीं है, उसमें रसूल में कहीं पर नहीं है। ये बरी का मामला या ब्यूटी पार्लर का मामला। अच्छा, यही बात है ना, हमारे सोसाइटी के अंदर इस तरह की चीजें बहुत। अब देखें कोई भी एलीट क्लास के साथ हमने जब कंपैरिजन करना शुरू कर दिया ना, किसी भी लड़की या लड़के की ड्रीम वेडिंग में ये नहीं होता कि वो एक सीधे सादे से जोड़े के अंदर ना निकाह पड़े और चले जाए। ये हमारे अंदर पता नहीं किस किस्म की ये रसूमात आ गई हैं। बचपन से ही ऐसे ख्वाब दिखाने शुरू कर देते हैं, मंगनी अलग होगी, निकाह अलग होगा, मायू अलग होगा, मेहंदी अलग होगी। एग्जैक्टली और फिर यही वजह है ना कि आपको 2.5 लाख का लहंगा चाहिए और 1 घंटे के बाद आपने मेकअप उतार के मुंह धो लेके असल शक्ल में आ जाना है और आपने उसमें भी पैसे बर्बाद करने हैं। ये असल शक्ल आपने सही कहा कि असल शक्ल है ना, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, उसे छुपाना जरूरी होता है, नॉर्मलाइज करने की जरूरत। अच्छा, असल शक्ल आ जाए ना तो उससे पहले एक्सेप्ट भी नहीं करते लड़के। वो कहते हैं लो जी ये बहू लेकर आए हैं। अब कैसी बातें कर रहे हैं आप? लेट मी फिनिश। अच्छा, अब लड़के का क्राइटेरिया देखिए, लड़के की माँ का कि लड़की कैसी आनी चाहिए। लड़की खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, ईमानदार हो, जुबान ना चलाती हो, सलीका शार हो, सुगड़ हो, वेल मैनर्ड हो। अच्छा, अब आप देखेंगे सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड अब आप ये देखें कि जब आप घर के लिए मुलाजमा ढूंढते हैं तो सिवाय खूबसूरती के यही तमाम चीजें आप घर की मुलाजमा में भी देख रहे होते हैं। यानी खूबसूरती घर की मुलाजमा के लिए एक डिस्क्रेडिट है। बाकी तमाम चीजें जो आप अपनी बहू में या बीवी में देखना चाहते हैं वही आप मुलाजमा भी देखना चाह रहे हैं सिवाय खूबसूरती के। इसमें कहीं पे भी कंपैटिबिलिटी नहीं है। इसमें कहीं पर भी ये नहीं देखा जा रहा कि लोगों के जो लॉन्ग लाइफ के जो मिशन है, जो उनका विजन है, वो कैसे आगे चलेंगे, उनकी सोचें, उनके बड़े मकासद वो मिलते कि नहीं मिलते, फैमिलीज आपस में कंपैटिबल है कि नहीं, लड़के लड़की का मिजाज कंपैटिबल है कि नहीं। लेकिन वो रवायती चीजें, उसका जो मैंने जिक्र किया पहले, जब आप इन पे फोकस करके लड़की ढूंढेंगे तो फिर आप कंपैटिबिलिटी कहां से लाएंगे? लड़की वाले क्या करते हैं? लड़की वालों को ये रिश्ता चाहिए, लड़का कमाता कितना है, दैट्स इट। जी। लड़के का किरदार कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो कहते हैं अल्लाह हिदायत दे देगा। वो कहते हैं वो शराब पीता है, कहते हैं हिदायत देने वाला अल्लाह है। आप कहते हैं वो रिश्वत लेता है, वो कहते हैं अल्लाह हिदायत दे देगा। लेकिन अगर आप कहें कि लड़का नमाजें पढ़ता है, बाशरा है, लेकिन तनख्वाह बहुत थोड़ी है, तो वो ये नहीं कहते कि रिज़्क अल्लाह दे देगा। मौलवियों के तो रिश्ते होते ही बड़े कम है। जिस लड़के ने दाढ़ी रख ली मौलवी बन गया, उसके तो रिश्ते ही बड़े कम होंगे। लेकिन वैसे मौलवियों की मैडम शादियां ज्यादा होती हैं, 2 या 3 शादियां नॉर्मल है मौलवियों में। वो खुद ही अपने, ये बात तो है, वो खुद ही अपने बलबूते पे कर लेते हैं। वो कहते हैं हमारा अल्लाह तो है ना। वो कहते हैं हलवा भी है, जलवा आना चाहिए बस। अच्छा, बहुत सी जोड़ रही हैं आप। अच्छा, उनकी सिर्फ शादियां ज्यादा नहीं होती, उनके आप बच्चे भी देखें ना, एक कमरा होता है लेकिन 8-8, 10-10 बच्चे होते। अच्छा, ये मर्दों में भी बहुत ज्यादा है। आप ये देखें कि जो स्पेशली आई एम नॉट ऑब्जेक्टिफाइंग देम, लेकिन जिसके बाल नहीं है, गंजे हैं, उनके रिश्ते नहीं होते हैं। फिर उसके बाद ये देखिए कि अगर किसी की अभी प्रोग्रेस है, टाइम लगता है, वही जो आपने बात की कि अभी 35 साल तक तो वो एक स्ट्रगलिंग पीरियड ही चल रहा होता है। तो उसके बाद भी आप जॉब कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन सेविंग कुछ नहीं है जो एक आप घर अफोर्ड कर सकें या फिर आप एक अच्छे लाइफस्टाइल देख सकें, गाड़ी अफोर्ड कर सकें। तो ये लड़के की तरफ से भी आती है। तो फिर इसमें लड़की वालों को क्या करना चाहिए? वो तो चाहेंगे कि हमारे बेटी अच्छे घर में जाए। हर माँ बाप की ख्वाहिश तो यही होती है ना।
मैडम अब अच्छा घर जो है ना, हमें इसे डिफाइन करना चाहिए। अच्छा घर कुछ लोगों के लिए सिर्फ मालो दौलत और आसाइशात का नाम है, कुछ के नजदीक अच्छा घर सुकून का नाम है, कुछ के नजदीक अच्छा घर दीनी रुझानात का नाम है। मतलब ये पहले हमें अच्छा घर डिफाइन करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि जो मैं आगे डिमांड कर रहा हूँ क्या मेरे घर में वो मौजूद है कि नहीं। मतलब मेरे घर में गाड़ी नहीं है और मुझे गाड़ी वाला लड़का चाहिए। अब सवाल ये है कि फिर पहले आप तो अपनी बीवी को कुछ करके देते, फिर अपनी बेटी के लिए वो मांगते। हम जब अपनी हैसियत से बढ़कर तवक्को रखते हैं, हैसियत से बढ़कर मुतालबात करते हैं, लड़के वाले भी और लड़की वाले भी, उस सूरत में हमारे यहाँ शादियां लेट होने लग गई। शादियां लेट होने का नतीजा ये हुआ कि इस वक्त 30-30, 32-32 साल की, बल्कि 35-35 साल की लड़कियां जो अपनी फर्टाइल एज गुजार चुकी हैं, वो अभी तक अनमैरिड बैठी हुई हैं। वजह क्या है कि स्टैंडर्ड कम करने को तैयार नहीं थे। अब इस एज पर आ गए कि अब वो स्टैंडर्ड कम करने को तैयार हो गए, लेकिन लड़के वालों का स्टैंडर्ड अब वो कम उम्र लड़की का हो गया। अब वो कितना बड़ा इम्बैलेंस पैदा हो गया सोसाइटी में, सिर्फ गैर हकीकी तवक्कुआत रखने की वजह से। तो इसका हल यही है कि लड़के और लड़की को हकीकी तवक्कुआत रखनी चाहिए। लड़का अपनी जिंदगी स्टार्ट कर रहा है, लड़की अपनी जिंदगी स्टार्ट कर रही है, जवानी की नई शादीशुदा जिंदगी। तो दोनों ने खुद मिल के अपनी दुनिया बनानी है, आसाइशात पैदा करनी है। उन्हें इसके लिए वक्त दे, ताउन करे, उन्हें काम तो करने दें। और हमारा इस दीन भी तो यही कहता है ना कि लड़का अगर करे तो अपनी हैसियत से कम पे शादी करे, और अगर बेटी वाले रिश्ता कर रहे हैं तो वो अपनी हैसियत से ज़्यादा पे करें। ऐसे सोसाइटी का तवाज़ुन बरकरार रहता है। ये खैर मैडम मैंने नहीं पढ़ा, इसलिए मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे इल्म से नहीं है, मेरे बात नजर से नहीं गुजरी। ये चलो ठीक है, मैं आपसे रेफरेंस शेयर कर भी लूंगी, क्योंकि सोसाइटी के अंदर तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ये जरूरी है। वो कफब का मामला है, मामला कफब है कि आप अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने नसब, अपनी हैसियत, अपनी तालीम, उन सबको देखते हुए रिश्ते करो। जी जी बिल्कुल, मामला कफब इससे हम कहते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पहले तो इससे पहले आरिफ साहब एक बात की जाती थी कि जो लड़की होती है ना, वो तो अपना रिस्क लेकर आती है, माँ बाप सिर्फ लड़के की शराफत देखते थे और उसके बाद रिश्ता दे देते थे। आपके हमारे पेरेंट्स के यहाँ भी यही पैमाना रहा है। लड़का इवन के लड़की वाले फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल होते थे, लेकिन वो लड़के का कैरेक्टर देखते थे या लड़के की शख्सियत देखते थे और फिर रिश्ता। तो सर अब ये जो पैमाने बदले, इसकी एक वजह ये नहीं है जो हमारे यहाँ ड्रामाज में बड़ा ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है कि लड़के के लिए कोई बड़ी सेंड्रेला आएगी और लड़की के लिए बड़ा एक ख्वाबों का शहजादा आएगा, इतनी बड़ी गाड़ियां उसकी होंगी। तो वो ड्रामों में ग्लोरीफाई कर करके लड़कियों की जो है ना, या लड़कों के दिमाग भी खराब हुए हैं, जिसके बाइस ये सारी चीजें हमें देखने को ये वैसे 100% दुरुस्त, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हर चीज हो गई है, हर चीज को ग्लोरीफाई करके दिखाया गया ना आरिफ साहब। देखिए ना, ड्रामों में, टीवी में, मीडिया में जो जिंदगी दिखाई जाती है वो पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में 1% से भी कम लोगों को मुयस्सर है। हकीकत से उसका वो एक ऐसे उसकी वजह से ये लड़के लड़कियां ऐसे फैंटेसी वर्ल्ड में, ऐसे यूटोपिया में रहने लग जाते हैं जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता सिवाय तखय्युलात के। अब इस यूटोपिया में रहने की वजह से जब वो हकीकी जिंदगी में जाते हैं तो वहां वो मिसफिट हो जाते हैं। इन्हें वापस ड्रैग डाउन करना पड़ेगा रियल लाइफ की जानिब, फैंटेसी से निकलना होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरिफ सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और यही चीज़ है, पेरेंट्स को चाहे लड़की वाले हों या लड़के वाले हों, भाई डिमांड्स होना गलत नहीं है, लेकिन एक हद तक हो ना, तो लड़की पे बहुत ज़्यादा पड़े ना लड़कों पर ज़्यादा वजन पड़े, तभी ये रिश्ता जो है ना एग्जैक्टली। और जितना सुकून से आप कर सकते हैं, ये खुद किराए के घर पे रह रहे होते हैं, लेकिन बेटी या बेटे की शादी करनी होती है तो उधार मांग मांग के शादी करनी है, तो उधार मांगे जो आपको जिस तरह नाक कटने का डर होता है। और उसका मसला फिर ये निकलता है, कर्ज लेकर शादी की जाती है, शादी हो जाती है, लेकिन फिर सारी उम्र आपकी कर्ज उतारते गुजरती है। खुद चाहे कंबल लेने के लिए ठंड में आपके पास नहीं है, लेकिन आपने बेटी की शादी करनी है तो आपने जहेज में कंबल देने हैं, रज़ाइयाँ देनी है। जो लेके जा रहा है वो उसको अच्छा ही रखेगा, लेकिन हमारे यहाँ पर खैर एक नाक कटने का बड़ा ज़्यादा जो स्टेटस के चक्कर में जो है ना, हमें बहुत ज़्यादा उसकी वजह से आप कर्जदार हो जाए, सैक्रिफाइस करना पड़ता है और उसके बाद उसकी बड़ी कॉस्ट हमें पे करनी पड़ती है। हमें जाना है ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। और अभी हम हमेशा अपने प्रोग्राम में हेल्थ सेगमेंट ज़रूर शामिल करते हैं और उसमें हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट मौजूद होते हैं जो कि मुफीद मशवरे आपको देते हैं। तो अभी वो लोग क्या, ऑलमोस्ट एवरीबडी वांट्स टू बी इन गुड शेप। तो गुड शेप में रहने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अच्छी एक्सरसाइज करें, आपकी डाइट अच्छी हो। हमारे यहाँ पर डाइटिंग का एक कॉन्सेप्ट है
या आप कीटो डाइट करते हैं या डाइट करते हैं, उसमें आपने सिर्फ भूखे रहना होता है। लोग समझते हैं कि अगर भूखे रहेंगे तो आप जो है वो पतले हो जाएंगे। मेरे जैसा बंदा बिल्कुल भूखा नहीं रह सकता। I tried, मैं भूखे नहीं रह सकती। फूडी बंदा वाकई में भूखा नहीं रह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना पड़ता है, पोर्शन थोड़े कम कर लेते हैं। अच्छा, वैसे तो मुकम्मल फास्टिंग जो है ये भी कोई अच्छा तरीका नहीं है। आप इस चक्कर के अंदर भूखे पतले होते हैं या नहीं होते, लेकिन आपकी हेल्थ जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज होती है। कल मैंने 1 घंटा ट्रेडमिल किया, उसके बाद थोड़ा सा कार्डियो किया और उसके बाद मैंने फ्राइज खाए। वाह, तो ये वो चीज़ होती है, आप कार्डियो का भी जो है ना मेहनत का वो ज़ाया हो जाता है जब आप ऐसी चीज़ खाते हैं। हेल्दी फूड हो, हेल्दी लाइफस्टाइल हो, आपको भूखा रहने की भी ज़रूरत नहीं है। ये एक मिथ है कि शायद आप भूखे रहेंगे आप स्लिम हो जाएंगे, उसके लिए फिटनेस ज़रूरी होती है। तो आज फिटनेस ट्रेनर अरसल अमीर हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया अरसल, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। अरसल, जिम की मैं स्पेसिफिक आपसे बात करूंगा कि हम देखते हैं कि लोग फिट रहने के लिए बाज़ दफ़ा ओवर द नाइट वो चाहते हैं कि पूरे बॉडी बिल्डर बन जाएं, उसके लिए स्टीरॉइड्स भी यूज़ करते हैं और कैसे कैसे प्रोटीन्स यूज़ करते हैं। तो इससे हेल्थ पे क्या असर होता है? अच्छा, बेसिकली आपका होता है 3 मील्स, ठीक है, आपकी बॉडी टोन अप और शेप अप करने के लिए, राइट। आप अपना ट्राई कीजिए, अगर तो आप वेट लूज कर रहे हैं, राइट, आप कोशिश करें कि आप 7 से पहले 7, 8, 9 इससे पहले अपना डिनर ख़त्म कर दें। अगर तो कुछ लोग होते हैं जिन्हों से जैसे अभी बात हो रही थी हमारी कि हमसे रहा नहीं जाता, कुछ भी खा रहे हैं हम लोग, बट अगर मीठा कुछ भी आपने खाना वो दोपहर और ब्रेकफास्ट में करें, अपना डिनर में अपने कार्ब्स खत्म करेंगे, आपकी बॉडी में ह्यूज चेंजिंग आएंगे। और प्रोटीन बढ़ा दें आप अपने डिनर पे, और जस्ट ये चीज़ें थोड़ी बहुत करने से आपकी बॉडी इतनी हाई लेवल पे हो जाएगी। अच्छा, लेट्स स्पेसिफाई दैम। अगर मॉर्निंग में अगर हम अच्छा हैवी खा रहे हैं खाना, डिनर के लिए व्हाट डू यू प्रेफर? कार्ब स्किन में है, प्रोटीन तो समझ आ गया ना, हम कोई भी चिकन स्लाइस बॉइल्ड ले सकते हैं या कुछ भी कबाब इस तरह से ले सकते हैं। कोई रोटी चावल नहीं खाना शाम में ना। ब्रेकफास्ट इज आपको बहुत अच्छे वाला करना चाहिए। हमेशा मैं अपने लोगों को भी कह रहा होता हूँ, जितने भी लोग, आप अपने मॉर्निंग शुरुआत बहुत अच्छी करें। ब्रेकफास्ट अच्छा होगा, आपका दिन पूरा अच्छा होगा। ये चीज़ जितने भी लोग हैं उन सबको मैं यही कहता हूँ कि ब्रेकफास्ट ज़्यादा से ज़्यादा करो। लंच अगर आपका मीठा खाने को दिल करता है, मीठा का वट एवर यू वॉन्ट टू ईट आप वो को, बट डिनर सारा मीठा शीठा बर्गर पिज़्ज़ा बंद। आप जस्ट प्रोटीन खाएं और चिकन खाएं। इससे आपका कभी भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा। और ये है कि आपने 7-8 बजे अपना डिनर करना है, उसके बाद कुछ भी नहीं खाना। ये अगर आप थोड़ा सा अपना कर लेंगे ना बॉडी, बिल्कुल आपको। अच्छा, ये अगर आप फिट रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उससे बड़ा एक आपकी हेल्थ पे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। मेंटली बहुत ज़्यादा आप अपना स्ट्रेस और एंजाइटी रिलीज कर रहे होते हैं। तो जो आपके पास आते हैं लोग या जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, घर के अंदर करने के लिए क्या कार्डियो करना चाहिए, रनिंग करनी चाहिए है, वॉकिंग करनी चाहिए? स्पेशली ख़वातीन को, जो लड़कियाँ हैं वो मोटापे से बहुत ज़्यादा तंग हैं क्योंकि जंक फूड और ये पिज्ज़ा बर्गर खा के इस तरह से होता है। अब तो इवन फॉर द किड्स, बच्चे बहुत ज़्यादा मोटे से हो गए हैं ये जंक फूड खा के। तो क्या रूटीन क्या होनी चाहिए एक्सरसाइज की? अबाउट लेडीज? यस, अबाउट लेडीज। अच्छा, लेडीज का ये होता है कि उनका वर्किंग बहुत ज़्यादा होता है, बच्चों को संभालना, और उनके पास टाइम नहीं होता बेसिकली, क्योंकि घर के इतने मामलात होते हैं। अगर घर से बाहर नहीं जा सकती, जस्ट उनको थोड़ा सा चाहिए कि अपना ना रात का स्किप खत्म कर दें, और वॉक मस्ट रखें, अपनी घर में कर लें वॉक, या छत के ऊपर कर लें, या एब्स एक्सरसाइज कुछ भी ये कर लें। रात का खाना स्किप कर दें? रात का खाना नहीं, आधा कर दें। अच्छा, जो भी वट एवर दे वांट टू ईट वो खाएं, बट थोड़ा सा कम कर दें, ठीक है। और उनका बॉडी टोन अप होना शुरू हो जाएगी ऐसा 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 3 वीक्स 4 वीक्स, उसके बाद उनकी ना बॉडी में डाउन आ जाएगा। प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं वो ज्यादा उनकी बॉडी लूज सी हो जाती है क्योंकि बोन्स वीक होती हैं, बोन्स वीक। तो उसके लिए भी यही रूटीन? उनके लिए विटामिन वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, प्रोटीन्स होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो वो इनटेक करती हैं, फिर जाके उनका आहिस्ता 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 ऊपर आता है। ऑलराइट। अच्छा, अब ये बताइएगा कि एक शख्स जो भी है जो चाहता है कि वो फिट रहे, खाली उसके लिए जिम जाना ज़रूरी है, या आप अगर वैसे अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, जॉगिंग शॉगिंग करें और डाइट अपनी एक प्रॉपर मुनासिब रखें, जंक फूड ना खाएं, तो उससे भी आपकी चीज़ें ओवरकम हो सकती हैं? इसलिए हो सकता है, बट मेन जो है आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर बॉयज़ की बात करें, उनको माहौल थोड़ा सा ना चाहिए होता है। अगर वो जिम में जाएंगे, एक यूं बनेगी उनकी बॉडी
अगर उसके साथ वो डाइट अपनी रखते हैं वो ज़्यादा उनके लिए कंफर्टेबल। मेरा बेसिकली 3-4-5 लोग हैं जिन्होंने डिप्रेशन के हैं, जिन्हों के साथ मैं अभी वर्किंग कर रहा हूँ, राइट। उन्हों का ये है कि लाइक उन्हों को घर से बाहर निकाला है और जिम में लाया हूँ। जितने भी डिप्रेशन के मरीज़ हैं, जिम उन्हों के लिए इतना अच्छा है। वो जिम में जाके लोगों से बात कर रहे होते हैं। जो लोग डिप्रेशन में बेसिकली होता है कि आप चुप हो जाते हो, आप किसी से बात नहीं करते। अगर तो आप डिप्रेशन में हो, आप अपना जिम ज्वाइन करो। आप जिम में वन ऑफ द बेस्ट अपना परफॉर्मेंस करोगे। आपका डिप्रेशन बेसिकली आल्सो माय फादर इन डिप्रेशन, उन्हों का मैंने चेंज किया है जिम एंड नाउ माशाल्लाह ही इज डूइंग सो गुड। माशाल्लाह। अब जाहिर है आप अच्छा, ये भी चीज़ अच्छी है कि जो अगर जिम में जाके निकालेंगे ना, एंजाइटी के जो लोग हैं उनके लिए आपकी फिजिकल फिटनेस तो होगी, बट आपका मेंटली जो कैथारसिस होता है ना वो भी कहीं ना कहीं स्टिमुलेट हो जाता है। आप अगर जिम में जाके अपना सारा एंजाइटी डिप्रेशन निकाल देंगे ना तो आपको सड़कों पर लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ पे यूजुअली होता है ये, आप चले जाएं पहले गाड़ी मैं निकालूंगा, पहले तुम निकालोगे, बाइक्स आपस में होती हैं तो तुमने मुझे क्यों मतलब अजीब स्टुपिडिटी पे हम वैसे भी अदम बर्दाश्त बहुत ज्यादा कल्चर हो गया ना, बिकॉज़ ऑफ दिस डिप्रेशन एंड एंजाइटी लेवल हमारा इतना ज्यादा बढ़ गया है। हर शख्स अपना गुस्सा कहीं ना कहीं निकाल महंगाई को भी क्रेडिट गुस्सा आप लोग जिम में निकाल सकते हैं। हाँ, है ना, वही कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो एक वॉक आपने बता दिया कि खाने से पहले, खाने के बाद, मतलब एक रूटीन क्या होनी चाहिए? दोपहर में वॉक करें या रात में करें, और किस तरह, तेज वॉक हो या स्लो वॉक हो, स्पेशली खवातीन के लिए ना? अच्छा, बेसिकली आप अगर वॉक कर रहे हो ना एट नाइट, मॉर्निंग वन ऑफ द बेस्ट है। मॉर्निंग इज वन ऑफ द बेस्ट। आप अगर अपना जो भी कर रही है उसके बाद आपके पास टोटल आपका पूरा दिन होगा, वो आप पहले करें। मॉर्निंग अगर वॉक करनी है, जिम करना है, तो मॉर्निंग वन ऑफ द बेस्ट है आपके लिए। ओके, तो ये ज्यादा बेहतर है ताकि इवनिंग। हाँ, वैसे ठीक है, खवातीन अपने बच्चों को अगर स्कूल वगैरह भेज रही हैं तो उसके बाद वो अच्छा, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि टाइम अगर आपके पास मॉर्निंग में नहीं है, आप करें, डजंट मैटर, इवनिंग है, आफ्टरनून है या नाइट है, आपको करनी चाहिए। इससे कोई आपका एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, आपको करनी चाहिए। वॉक इज नंबर 1। अगर आप करते हैं तो आप फिट रहते हैं, वॉक बहुत अच्छी है आपके। और इसके अलावा फूड में आप चूँकि फिटनेस ट्रेनिंग देते हैं तो एक पूरा डाइट प्लान तो आप बना के देते होंगे। तो हमारी अच्छी एक डाइट में, अब जैसे विंटर्स आ रहे हैं तो हमारा फूड बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाएगा समर्स के निस्बत। हमारे डाइट पोर्शन में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या न्यूट्रिशंस होने चाहिए? अच्छा, बेसिकली ना लोग करते हैं कि अच्छा डाइट आ गई तो बहुत ज़्यादा लाइक प्रेशर आ गया कि ये हम नहीं कर पाएंगे। डाइट वो नहीं होती, बॉयल खाना नहीं होता, आपका गुड फूड होता है। लाइक फिश हो गई, हर खा सकता है, मटन हो गया, आपके एग्स हो गए, आपका वाइट राइस हो गया। ये सारा कुछ अगर आप खाते हैं कि हेल्दी फूड खाते हैं तो आपकी बॉडी स्ट्रांग रहती है। मेन चीज होता है कि आपकी बॉडी स्ट्रांग रहना, राइट। इंटरनली आप स्ट्रांग हो तभी आप अच्छा कर पाओगे। तो ये होता है कि आप अपना फूड अच्छा करें, ये नहीं कि जंक फूड हो गया, ये ज्यादा। ये हमारे जैसे जो कॉफीज पी के गुजारा करते हैं उनका। अच्छा, फिर ये एक और चीज़ है जिसका मैंने पहला क्वेश्चन आपसे किया था कि कुछ लोग अपने आप को बॉडी को शेप में लाने के लिए स्टीरॉइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक्सेसिव यूज़ जो होता है स्टीरॉइड्स का या प्रोटीन्स का, कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है, बाज़ औक़ात तो डेथ भी उनकी हो जाती है। तो जो हमारे यंगस्टर्स हैं, वो जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनको क्या सजेस्ट करेंगे? ये लेनी चाहिए डाइट ना? बेसिकली स्टीरॉइड आपको 1 से 2 माह में इतनी अच्छी बॉडी बना के दे देगा कि आप कहोगे वाओ आई एम द बेस्ट, बट आफ्टर दैट आप टोटली फ्लॉप होते जाएंगे। आपकी बॉडी में गायनो आ जाएगा, पिंपल्स आ जाएंगे, आपका हेयर लॉस हो जाएगा। तो क्या मतलब अगर 4 माह, 5 माह, 4 मंथ, 5 मंथ आप लगा के एक अच्छी बॉडी बना सकते हो, तो क्यों शॉर्ट टर्म में आप जा रहे हैं? लेकिन वो तो बेचारे बच्चे नए आते हैं, तो उनको भी गाइड करने वाले फिटनेस ट्रेनर्स ही होते हैं जो चंद रुपए के लिए ये बिजनेस करते हैं ना। कुछ लोग होते हैं, आजकल मैं देख रहा हूँ नए जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो मोस्टली स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें मैं रोक रहा होता हूँ। जितने भी ट्रेनर्स होते हैं, मेरी मुलाकात होती है, स्टॉप है कि ना यार ये गलत चीज़ है, क्यों किसी की लाइफ के साथ खेल रहे हो। बट आगे देख रहा हूँ इस चीज़ का बढ़ रहा है, लोगों में ना क्रेज आ रहा है। हर किसी को एक अच्छा शेप ऑफ बॉडी चाहिए ना। एग्जैक्टली, वो शॉर्ट टर्म में जा रहे हैं ना। हाँ। तो ये बहुत खराब है। और ये जो डब्बा कॉन्सेप्ट है कि प्रोटीन आप पी लें और ये डब्बा है ये ले लें, अब तो वो जिस तरह के कोई किसी रेंज में है, कोई किसी रेंज में है, तो ये इज दैट गुड? ना, बेसिकली इज दैट गुड अगर आपका कोई इंटरनली स्टमक इशू नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो आप ले सकते हैं। ये प्रोटीन इज अ सेफ जोन, बट स्टीरॉइड इज वेरी डेंजरस फॉर यू।
ओके मतलब आप प्रोटीन जो डब्बा का कॉन्सेप्ट है जिम्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो ठीक है? वो इट्स गुड। अगर आप, क्योंकि बेसिकली आपका प्रोटीन वो बढ़ाता है। जो प्रोटीन शेक होता है ना, आप एक्सरसाइज के बाद 6 एग्स वाइट खाएं और 1 स्कूप उसका ले लें, ये बराबर होते हैं। लेकिन डॉक्टर्स तो इसको भी रिकमेंड नहीं करते, वो आप कहते हैं बी प्रोटीन ले लें, वो स्पोर्ट्स में यूज हो रहा होता है, फुटबॉलर यूज कर रहे होते हैं। आप क्यों वो वे प्रोटीन और नाइट्रोटेक इन चीजों में ना जाएं। और वैसे मेरा ख्याल है कि इसकी भी लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप ऑर्गेनिक चीजें यूज करें तो आपको सब जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली वही मैंने आपको बताया, अगर आपका प्रोटीन नहीं लेना चाह रहे तो आप एक्सरसाइज के बाद 6 एग्स वाइट ले लें, वो आपको इतना अच्छा रिजल्ट देंगे, आपको प्रोटीन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेसिकली मैं मना करता हूँ हर बंदे को कि आप अपना फूड अच्छा करें। मेन चीज फूड इज नंबर 1। लाइफस्टाइल आपका एग्जैक्टली, आप अपना अच्छा करें और बहुत बेहतर हो जाएगी आपकी बॉडी। बिल्कुल ठीक है। लास्टली कोई एनी मैसेज हो कि आप हमारे ऑडियंस को देना चाहें एज अ फिटनेस ट्रेनर? मैं अगेन एक और बात करना चाहूँगा कि आप अपने स्टमक को रात को यूज़ ना करें, उसको रिलैक्स रहने दें। अगर आप 10, 11, 12, 1 AM आप खाना खाते हैं तो आपका स्टमक चलता रहता है। बेसिकली आपको उसको रिलैक्स करने के लिए बहुत जरूरी है। आप सुबह उठते हैं फिर उसको रेस्ट का मौका ही नहीं मिल रहा, तो बेसिकली और इससे ये चीजें जो है ना डैमेज होती हैं, आपका प्रॉब्लम ही आपका स्टमक है। आपको जितनी बीमारियां लग रही हैं वो आपके स्टमक से आ रही है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया अरसल, आपका बहुत शुक्रिया। और हेल्दी लाइफ ज़रूरी है, आपकी डाइट हेल्दी हो, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें, ऑर्गेनिक फूड लें तो आपकी वैसे ही हेल्थ भी बेहतर रहेगी और जो आप चाहते हैं वो भी इंशाल्लाह होगा। आपसे मुलाकात होगी अब कल। अल्लाह हाफ़िज़।